की कहानी कंटिन्यू करते हैं, आगे की कहानियों को समझते हैं। पिछली बार हमने कई सारी प्रोसेस का पोस्टमार्टम किया था, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक। आज साइक्लिक प्रोसेस का पोस्टमार्टम करेंगे। कौन सी? साइक्लिक प्रोसेस। लेकिन उससे पहले एक चीज जो हमें यूज करनी है, साइन कन्वेंशन। इस थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने के लिए हम कुछ साइन कन्वेंशन एडॉप्ट करेंगे। अब कुछ लोग साइन कन्वेंशन को हुआ समझते हैं और उससे कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। और एक क्वेश्चन भी मन में उठता है कि सर अब तक तो हमने कभी साइन कन्वेंशन यूज किया ही नहीं, फिर इस थर्मोडायनेमिक्स पे स्पेशली क्यों, या ऑप्टिक्स में क्यों? ऑप्टिक्स में भी तो साइन कन्वेंशन यूज होता है। फिलहाल मैं ऑप्टिक्स की नहीं, थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहा हूं। कोशिश करूंगा आपके दिमाग से कंफ्यूजन हटाने की कि कैसे साइन कन्वेंशन को आपको यूज करना है। देखिए, सपोज करिए एक कंपनी है, सपोज करो कंपनी है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक कंपनी है ना। अब वो अपनी बैलेंस शीट कैसे बनाती है? सुनिए, बैलेंस शीट कैसे बनाती है। एक तरफ लिखती है वो कि उसके रेवेन्यू कहां से आ रहे हैं, है ना, रेवेन्यू मतलब उसकी अर्निंग, रेवेन्यू मतलब अर्निंग कहां से आ रही है। और एक तरफ लिखती है वो एक्सपेंसेस, है ना, ऐसे लिखती है, रेवेन्यू लिखती है, एक्सपेंसेस। अब रेवेन्यू की जैसे सपोज करो उसने 300 करोड़ का तेल बेच दिया, 200 करोड़ के शैम्पू बेच दिए, 500 करोड़ के साबुन बेच दिए, है ना। HUL इतने सारे प्रोडक्ट बनाती है कि फलाना बेच दिया, ढिमका बेच दिया, ये ठीक है। और यहां पर टोटल लिख देती है कि जैसे सपोज करो 6000 करोड़, यानी उसके 6000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ। लेकिन कोई भी ऐसी दुनिया में कंपनी नहीं है, ना ही ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें सिर्फ रेवेन्यू आए, उसमें खर्चे भी होते हैं। अब खर्चे क्या? तेल साबुन कंघा ये बेच दिए उसने। अब खर्चे जैसे एम्प्लॉय की सैलरी, सबसे बड़ा खर्चा वही होती है कि भैया 1000 करोड़ की तो एम्प्लॉय की सैलरी चली गई, 200 करोड़ का भाड़ा सब खर्चा हो गया, 250 करोड़ की बिजली फूक दी जब मशीन चलेगी, है ना। ये ऐसी ये सपोज करो ये 4000 करोड़ आया, इमेजिन करो ये चीज। अब आप गौर से सुनना, जब हम इंडिविजुअल चीजें पढ़ेंगे, चाहे वो ये पढ़ रहे हो चाहे ये, सारी वैल्यू प्लस में तो पढ़ रहे हैं, प्लस में ही पढ़ रहे हैं कि 300 करोड़ रुपए का तेल बिक गया, 300 करोड़। ऐसे चलो उन सबको छोड़ो, मैं इनकी बात करता हूँ। 6000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ, ये भी आपने प्लस बोला, करोड़ हटा देता हूँ, 6000 रुपए बोल देता हूँ, ठीक है ना। 6000 रुपए कमाई और 4000 रुपए उसने एक्सपेंसेस हुए। अब इंडिविजुअल इसमें से कोई नेगेटिव तो नहीं बोला जा रहा ना, चीजें तो प्लस में बोली जाती है क्योंकि हम प्लस में कंफर्टेबल होते हैं जब इंडिविजुअली बोलते हैं तो। इसलिए इंडिविजुअल चीजें हमें प्लस में ही पढ़नी है, थर्मोडायनेमिक्स में भी। इवन जब वर्क डन हम पढ़ रहे थे, वर्क डन चाहे वो बाई गैस हो, वर्क डन बाई गैस, वर्क डन बाई गैस, तो ये फॉर्मूला हमने प्रयोग किया PdV। लेकिन वर्क डन ऑन गैस है, वर्क डन बाई, अच्छा बाई गैस का मतलब एक्सपेंशन भी होता है, और वर्क डन एक्सपेंशन भी बोल सकते हो। ये पहले तो चीजें समझ। और वर्क डन कंप्रेशन भी बोल सकते हो, क्योंकि बेटा गैस अपने आप कंप्रेस नहीं होती, हमें कंप्रेस करना पड़ता है, इसलिए वर्क डन ऑन गैस होता है। कंप्रेशन बोलो चाहे वर्क डन ऑन गैस बोलो, एक ही बात है, ध्यान रखना। हो सकता है कभी मेरे मुंह से ये निकले, कभी मेरे मुंह से निकले, आपको अब एडजस्ट करना है कि दोनों एक ही बात है। वर्क डन बाय गैस और एक्सपेंशन एक ही बात है, ठीक है। अब वर्क डन बाय गैस ये हमने PdV पढ़ा, लेकिन वर्क डन ऑन गैस के फॉर्मूले में आपको यह माइनस लगाना पड़ा। माइनस पता है क्यों लगाना पड़ा? जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं उन्हें पता होगा, क्योंकि इसमें DV नेगेटिव आएगा, क्योंकि कंप्रेशन है ना, कंप्रेशन है, तो कंप्रेशन में भाई D का मतलब तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, D का मतलब तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, कैसा वीडियो। अब कंप्रेशन में ये कम हो जाता है, फाइनली कम हो जाता है वॉल्यूम, इनिशियली ज्यादा रहता है, तो ये नेगेटिव आता है। तो एक नेगेटिव ये आएगा, तो एक नेगेटिव तुमने लगा दिया कि आज तेरे तो हम देखते हैं आज तारीख नेगेटिव है ना, तो एक नेगेटिव तुमने जानबूझ के लगाया है। तो बताइए, तो ये जो वर्क डन आएगा निकल के, जो वर्क डन निकल के आएगा, कुछ लोग सिर्फ इस माइनस पर होते रहते हैं, ये माइनस हमने इसलिए लगाया है ताकि ये वर्क डन भी पॉजिटिव ही निकल के आए, यानी इंडिविजुअली जब हम पढ़े तो वो पॉजिटिव में ही आए कि भैया सपोज करो 50 जूल वर्क और ये आ रहा है 30 जूल वर्क, ये आएगा प्लस, इस माइनस के बावजूद प्लस निकल के आएगा क्योंकि माइनस लगाया ही इस इंटेंशन के साथ। तो हम क्या बोलेंगे कि 50 जूल वर्क कर रही है गैस, हम क्या बोलेंगे कि 30 जूल वर्क करना पड़ रहा है, चीज हमें प्लस में ही तो बोल रहे हैं। और हमारे पिस्टन में, हमारे हीट इंजन में, हमारी थर्मोडायनेमिक्स में इसको एक तरीके से प्रॉफिट की नजर से देखा जाता है।
प्रॉफिट की नजर से देखा जाता है कि यार ये तो प्रॉफिट हो रहा है हमारा, ये प्रॉफिट है, ये हमारा, ये रेवेन्यू है हमारा। क्योंकि दुनिया के सारे पिस्टन बने इस पर्पस के लिए है कि हम इंजन से काम कराएं, इंजन काम करे, इंजन काम करे। समझ में आ गया? गैस वर्क करे, गैस एक्सपेंड हो, ये हम इसे रेवेन्यू की तरह देखते हैं। और हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो, ये ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो। हम चाहेंगे ना कंपनी कि ये चीज ज्यादा से ज्यादा हो, और ये चाहेगी कि ये कम से कम हो, और इसको हम एक्सपेंस की तरह देखते हैं। लॉस तो नहीं बोलूंगा मैं, इसे एक्सपेंस की तरह खर्चा करना पड़ेगा, यानी आपको पिस्टन दबाना भी पड़ेगा। एक्चुअली इस दुनिया में कोई ऐसा पिस्टन हो ही नहीं सकता जो केवल एक्सपेंशन 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 ही करे। कोई सा भी पिस्टन डालो, पिचकारी यूजलेस हो जाएगी, केवल उसमें एक्सपेंशन एक्सपेंशन ही हुआ। आपको उसे एक्सपेंशन कंप्रेशन, कंप्रेशन एक्सपेंशन दोनों, उन दोनों को इस्तेमाल करते हो तब जाके काम हो पाता है ना। दोनों को हैंडपंप चलाते हो, एक्सपेंशन कंप्रेशन एक्सपेंशन, ऐसा कोई पिस्टन हैंडपंप नहीं बन सकता कि केवल एक्सपेंशन हो या केवल कंप्रेशन हो, तो दोनों करने पड़ेंगे, है ना ये चीज। अब चाहते तो हम ये है कि पिचकारी को यूं ही दबाते रहे, पर हमारे चाहने से क्या होता है, प्रैक्टिकली तो नहीं बन सकता ना ऐसे। तो ऐसे हमारा जो हीट इंजन है उसमें वर्क, समझना, वर्क डन बाय गैस, एक्सपेंशन एक ही बात है, और उसको हम एक रेवेन्यू की तरीके से देखते हैं। प्रॉफिट नहीं बोलूंगा, रेवेन्यू की तरह देखते हैं उसको। सुनो, रेवेन्यू की तरह, क्योंकि प्रॉफिट क्या चीज होती है, प्रॉफिट तो इसके बाद निकलेगा। अभी प्रॉफिट की बात कब निकलेगी, ये हमारा रेवेन्यू है, ये हमारा एक्सपेंस है, ये रेवेन्यू है, ये एक्सपेंस है। प्रॉफिट कब निकलता है, प्रॉफिट निकलेगा, अब बताइए इस कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ। इस कंपनी को प्रॉफिट हुआ, पता ना, 6,000 प्लस 4,000, 10,000 का प्रॉफिट हो गया। एम आई राइट? पता ना मैं सही हूं कि 6,000 रुपए यहां, 4,000 रुपए यहां, तो 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। मुझे लगता है मैं ठीक हूं, नहीं हूं? नहीं हूं, क्योंकि अब क्या करना पड़ेगा, भले ही आप इंडिविजुअल, अब सुनिए, कान खोल के दिमाग खोल के सुनना, इंडिविजुअली आप प्लस पढ़िए, कोई मना नहीं करेगा। इसे 1000 पढ़िए, इसे 300 पढ़िए, इसे 200 पढ़िए, इसे इंडिविजुअली प्लस में ही पढ़िए, प्लस इसे भी इंडिविजुअली प्लस में पढ़िए। लेकिन जब कोई हम ऐसी एक्सरसाइज कर रहे होंगे जिसमें दोनों ही यूज होंगी, एक ऐसी एक्सरसाइज, एक ऐसी इक्वेशन यूज करेंगे जहां रेवेन्यू भी आएगा, एक्सपेंसिव, वहां आपको साइन कन्वेंशन बताना। आपने खुद बता दिया 2000 का क्योंकि गलत था, आपने अपने आप ही इसे माइनस किया या नहीं किया, बोलो, तब एक सही तस्वीर सामने आएगी। यानी तब सही तस्वीर सामने आएगी जब दोनों को ही प्लस ले लोगे। तो फिर कैसे, देखो मैं बार बार बोलता जाऊंगा जब तक आप रट नहीं जाओगे, रट नहीं लोगे। इंडिविजुअल हम प्लस पढ़ने में कंफर्टेबल होते हैं, हम ये बोलने में कि माइनस 1,000 करोड़ का एक्सपेंस हो गया, माइनस 200 करोड़ का एक्सपेंस हो गया, माइनस 250 करोड़ का एक्सपेंस हो गया, वहां बार बार माइनस बोलना कंफर्टेबल नहीं होता। माइनस 4,000 करोड़ का एक्सपेंस हो गया, वो सब चीजें हम होते ही प्लस में कंफर्टेबल है। तो मैक्सिमम टाइम हम कंफर्टेबल रहे, इसलिए इंडिविजुअली इसको प्लस पढ़ेंगे, इंडिविजुअली। लेकिन जब हमें एक ऐसी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी जहां दोनों ही आएंगे, तो दोनों प्लस या दोनों माइनस नहीं हो सकते, नहीं हो सकते ना, एक प्लस और एक माइनस लेना पड़ेगा। तो हम एक्सपेंस को यहां माइनस लगा देते, मुझे फाइनली 2,000 करोड़ का फायदा हुआ। मे बी पॉसिबल, कभी कभी कंपनियों के साथ क्या होता है, 6,000 और ये 8,000 हो गया, ये भी हो जाता है। तो 6,000 प्लस माइनस 8,000 माइनस 2,000 आएगा, जिसमें ये आएगा कि 2,000 रुपए का भी हम बैक में लॉस में चल रहे। अब आता है ये, इसको जब पिस्टन वर्क करेगा तो हम उसे रेवेन्यू की तरह देखेंगे, पिस्टन पे जब हमें काम करना पड़ेगा उसे हम एक्सपेंशन की तरह देखेंगे। इंडिविजुअली जब पढ़ना होगा प्लस पढ़ेंगे। लेकिन यदि मैं आपसे बोलूं कि मुझे एक ऐसी एक्सरसाइज, एक ऐसी क्वेश्चन लेनी है जहां ये और ये दोनों आ रहा है, तो बताना क्या दोनों प्लस करने पड़ेंगे मुझे? अब एक प्लस और एक माइनस लेना पड़ेगा, इसी को तो साइन कन्वेंशन बोलते हैं। और साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल कब हुआ? सपोज करो मैं आपसे पूछता हूं, नेट मुझे एक पूरे साइकिल में कितना वर्क डन मिला, मतलब पिस्टन को एक्सपेंड और कंप्रेस, एक बार एक्सपेंशन एक बार कंप्रेशन पूरा करने पर मुझे नेट कितना प्रॉफिट हुआ। तब मैं इसको भी 50 ले लूं और इसको भी 30 ले लूं, तो ये बदतमीजी होगी कि नहीं होगी? क्योंकि ये हमारा रेवेन्यू है और ये हमारा खर्चा है। चाहते नहीं है पर करना पड़ता है, क्योंकि दुनिया का कोई भी पिस्टन एक साइड नहीं हो सकता, ये तो कितना बड़ा पिस्टन बनाना पड़ेगा। तो अब बताइए, दोनों चीजें प्लस लगाना गलत है ना? अब ये हम माइनस लेंगे तब जाके एक सही पिक्चर निकल के आएगी कि प्लस 20 जूल, यानी हमें ओवरऑल फायदा हो गया। 20 जूल का हमें थोड़े से काम हमें करना पड़ा, नो डाउट हमें करना पड़ा, वर्क डन ऑन गैस करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी ओवरऑल प्रॉफिट हो गया।
अब बोलो साइन कन्वेंशन समझ में आते हैं ना, क्यों पढ़ते हैं, क्या है साइन कन्वेंशन, जल्दी बोलो समझ में आया कि नहीं, कि साइन कन्वेंशन क्या कलेस है, कि कब चीजें प्लस माइनस लेनी पड़ेंगी, कब कब टाइप करके बताइए, कब, अब या अब, सोचिए सोचिए कब जरूरत पड़ती है साइन कन्वेंशन की, तब पड़ती है जरूरत जब दोनों चीजें एक ही इक्वेशन में आती है, जब दोनों को ही हमें ये और ये किसी एक ही एक्सरसाइज में लेना होता है, एक ही इक्वेशन में, तब आप दोनों प्लस या दोनों माइनस नहीं ले सकते। अगेन एक और एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो ये पानी की टंकी है, ओके, पानी की टंकी है, सपोज करो इसमें पाइप में से पानी आ रहा है, सपोज करो 10 लीटर पर मिनट, खूब बड़ी टंकी है, टेंशन मत लेना, 10 लीटर पर मिनट पानी आ रहा है, 10 लीटर पर मिनट पानी आ रहा है। अब इमेजिन करो कहीं से हल्का सा लीक भी कर रही है और 2 लीटर पानी पर मिनट बाहर निकल रहा है। अब आप गौर से देख रहे हो, जब मैं इसको बोल रहा हूं तब भी 10 लीटर पर मिनट बोल रहा हूं इंडिविजुअली, कि पानी एंट्री कर रहा है, और पानी निकल रहा है उसे भी बोल तो प्लस में ही रहा हूं ना, 2 लीटर पर मिनट पानी निकल रहा है। मेरे को ये तो कंफर्टेबल नहीं रहता ना कि मैं ये बोलूं कि -2 लीटर पर मिनट पानी निकल रहा है, नहीं, क्योंकि सेपरेटली बात करिए, प्लस में बात करिए। लेकिन जब मैं आपसे पूछूंगा सिस्टम में, टंकी में नेट कितना पानी जा रहा है, फाइनली नेट कितना वॉल्यूम जा रहा है, नेट वॉल्यूम, तो क्या दोनों प्लस लोगे? नहीं, आप कहोगे अपने आप ही आपने डिसाइड कर लिया कि वो प्लस ले लेता हूं, वो माइनस ले लेता हूं, प्लस 8 लीटर पर मिनट है ना, 8 लीटर, यानी प्लस का मतलब नेट 8 लीटर पर मिनट पानी टंकी में जा रहा है, टंकी में 8 लीटर पर मिनट पानी जा रहा है। मे भी पॉसिबल ऐसा हो सकता था कि मान लो टंकी पहले से भरी हुई होती, थोड़ी मतलब खूब बड़ी टंकी है, खूब बड़ी टंकी है, पानी उसमें भरा हुआ है, फिर भी थोड़ी बहुत खाली हुई, आपने टोटी फिर से चला दी, और मान लो 5 लीटर पर मिनट पानी जा रहा है और 6 लीटर पर मिनट पानी निकल रहा है। ये भी हो जाता है कभी कभी 5 की रेट से जा रहा है, या जैसे सपोज करो नीचे मोटर भी चल रही है और नीचे लोग नहा भी रहे हैं, इमेजिन करो मोटर भी चालू कर दी और नहा भी रहे हैं, धो भी रहे हैं, तो 5 लीटर पर मिनट के रेट से पानी जा रहा है समरसेबल का, और 6 लीटर पर मिनट के रेट से निकल रहा है। इंडिविजुअली प्लस प्लस पढ़ूंगा, लेकिन जब मुझे नेट निकालना पड़ेगा, कोई ऐसी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तो मैं क्या करूंगा, ये प्लस का 5 और ये माइनस का 6, तो इसका मतलब 1 लीटर पर मिनट नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव मतलब क्योंकि आपने पहले ही इसको माइनस लिया है, जिसको माइनस लिया है आपके लिए माइनस, आपने माइनस किसको डिसाइड किया था, निकलने वाले को, अब माइनस आ रहा है रिजल्ट, इसका मतलब निकल रहा है ओवरऑल। क्या ये साइन कन्वेंशन चीजें पहले बेसिक फंडामेंटल समझ में आने लगे कि क्या है साइन कन्वेंशन? क्योंकि आपको ये दिमाग में डालना जरूरी है कि इंडिविजुअली चीजें प्लस में ही पढ़ेंगे, जब अलग अलग पढ़ेंगे तो प्लस में ही पढ़ेंगे, लेकिन साइन कन्वेंशन की जरूरत तब हो जाती है जब कुछ चीजें अंदर भी जा रही हो, कुछ बाहर भी जा रही हो। अब ये तो मैंने पानी का बताया, अब मान लो मैं इसी को सिस्टम में बताऊंगा, सिस्टम में मान लो हीट घुस भी रही हो निकल भी रही हो, सिस्टम में हीट घुस भी रही हो निकल भी रही हो, तो दोनों तो प्लस नहीं ले सकते ना। आइए पहले उस कन्वेंशन को सीख लेते हैं कि हम थर्मोडायनेमिक्स में कन्वेंशन से क्या मतलब निकालेंगे या किस तरीके के साइनों को हम यूज करेंगे। और हाँ, ये चलो मैं उसको नहीं बोल रहा, फिर भसड़ हो जाएगी। कन्वेंशन परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन है ना। तो चलिए सबसे पहले एक चीज और बताना चाहूंगा बेटा, सपोज करो जब ये डेल्टा एक्स किसी का पॉजिटिव है तो अपने आप ही इसका मतलब होता है कि वो बढ़ रहा है एक्स, इसका मतलब दैट इज एक्स बढ़ रहा है। और यदि किसी का डेल्टा एक्स नेगेटिव है तो तुरंत समझ जाया करो इसका मतलब एक्स घटा है। मैं इसे भी एक्सप्लेन कर देता हूं, देखिए यदि उल्टा समझाता हूं तो ज्यादा बेटर होगा। पहले तो डेल्टा एक्स का मतलब होता है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, इसमें कोई चॉइस नहीं है, इनिशियल पहले लिख ही नहीं सकते, क्योंकि डेल्टा और डी दोनों का मतलब यही होता है कि पहले फाइनल वैल्यू लिखो फिर इनिशियल वैल्यू लिखो। अब सपोज करो यदि एक्स बढ़ा तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू से बड़ी है। तो यदि एक्स बढ़ रहा है तो उसका मतलब उसकी फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू से बड़ी है, तो बताना जब फाइनल इनिशियल से बड़ी है, ये बड़ी है ये छोटी है, तो डेल्टा एक्स पॉजिटिव आएगा। मैंने समझा दिया पर रट लेना कि जब कोई चीज बढ़ती है तो उसका डेल्टा पॉजिटिव ही आता है। अच्छा कोई चीज घटेगी मान लो, तो इसका मतलब ये हुआ घट गई, उसकी फाइनल वैल्यू इनिशियल से कम है, उसकी फाइनल वैल्यू, तो जब ये कम है ये ज्यादा है, इसका मतलब उसका डेल्टा नेगेटिव आएगा। तो ये चीज पहले समझा दी, लेकिन रट लीजिए कि इसका उल्टा लिखा है मैंने, देखो इसमें ये पहले लिख दिया ये बाद में, इसको यहाँ ये
और ये बाद में। किसी का डेल्टा एक्स पॉजिटिव है तो समझ जाना वो चीज बढ़ गई है। अब थर्मोडायनेमिक्स में मैं और आप क्या यूज करेंगे, एक परंपरा बना लेते हैं। कन्वेंशन का मतलब यही है जो दो लोगों के बीच में सामंजस्य बैठ गया, सेट हो गया कि चलिए हम और आप मिलकर एक परंपरा बनाते हैं ताकि हमारे लिए फिजिक्स पढ़ना कंफर्टेबल हो। हमारे सामाजिक जीवन में भी कन्वेंशन, परंपराएं क्यों बनती है, क्यों परंपराएं बनती है? कि एक तमीज से एक जीवन चले, कि ये परंपरा बनाई। ठीक है, अब सुनो तो तीन, यदि डेल्टा क्यू पॉजिटिव है ना, डेल्टा क्यू पॉजिटिव, तो खुद सोचो डेल्टा क्यू पॉजिटिव, आप एक्स की जगह क्यू फील कर लीजिए, कहां हाँ डेल्टा क्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब हीट बढ़ रही है, इसका मतलब सिस्टम को हीट दी जा रही है। होप्स आप समझ पा रहे हो। यदि किसी का डेल्टा क्यू पॉजिटिव है इसका मतलब ओवरऑल हीट उसकी बढ़ी है, ओवरऑल हीट बढ़ी है। डेल्टा क्यू पॉजिटिव, ओवरऑल हीट बढ़ी है। और हीट कब बढ़ती है सिस्टम की, जब कहीं से आती है तो। यानी मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यदि देखिए डेल्टा क्यू पॉजिटिव है इसका मतलब आप क्या निकालोगे, दैट इज हीट इज गिवन टू सिस्टम, सिस्टम को दी गई है हीट। ठीक है, और यदि डेल्टा क्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब हीट इज टेकन फ्रॉम सिस्टम, सिस्टम से हीट ले लिए क्योंकि उसकी घटी होगी। सोचो यदि किसी का डेल्टा नेगेटिव आ रहा है वो घट गई होगी, इसका मतलब उसमें से हीट निकाल ली है, चूस ली उसमें से हीट। तो हीट के लिए ये यूज करेंगे। एक है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सोचो ये भी प्लस आ सकता है, ये भी माइनस आ सकता है, ये भी प्लस। तो अब बताइए यदि किसी का डेल्टा प्लस आ रहा है तो वो बड़ा है, तो इसका मतलब दैट इज जैसे किसी का डेल्टा यू पॉजिटिव आए तो समझ जाना उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी है। यदि उसका डेल्टा यू नेगेटिव आ रहा है तो तुरंत समझ जाना उसकी इंटरनल एनर्जी घटी है। और सुनिए, यदि तमीज से रेगुलर पढ़ रहे हो आप, तो यदि बात में करूं आइडियल गैस, तो आपको पता होना चाहिए आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी में यूपी प्लस यूके, यूपी नहीं आता, आइडियल गैस में होता ही नहीं है ये। यानी आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी सिर्फ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होती है जो कि सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो मैं बार बार बोल रहा हूं फॉर आइडियल गैस, पिछली क्लास में भी बताया था, इंटरनल एनर्जी मतलब टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल, बस और कुछ है ही नहीं, सोचना ही नहीं है। तो सोचिए यदि किसी का डेल्टा पॉजिटिव है तो आप समझ गए वो बढ़ गई है, किसी का डेल्टा नेगेटिव आ रहा है सवाल सॉल्व करते समय तो वो घट गई है, या वो घट गई है तो नेगेटिव के साथ डालेंगे उसका डेल्टा यू, यदि वो घट गई है तो डेल्टा नेगेटिव के साथ डालेंगे। ठीक, अब सुनिए यहां पर एक चीज, फॉर आइडियल गैस यदि यू बढ़ा है तो समझ जाना दैट इज टेम्परेचर बढ़ा है। सोचो यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो यू बढ़ जाएगा ना। आइडियल गैस के लिए बात कर रहा हूं, आइडियल गैस के लिए, क्योंकि आइडियल गैस का यू केवल टेम्परेचर ही बढ़ा सकता है, किसी और वजह से नहीं बढ़ी होगी। तो इसमें कंडीशन अप्लाइड है, यानी फॉर आइडियल गैस। और यदि यू घटा है तो इसका मतलब टेम्परेचर घट गया उसका, यदि बात आइडियल गैस की हो रही है, क्योंकि इस चैप्टर में आइडियल गैस की ही बातें होंगी। और तीसरा और लास्ट, वर्क डन। मैंने कहा ना सिस्टम, ठीक है, हम प्लस भी आ सकता है माइनस, लेकिन हमने किसको प्लस माना हुआ है, वर्क। देखो या तो वर्क डन बाई बोलो, वर्क डन बाई सिस्टम, या ये बोलो वर्क डन एक्सपेंशन बोलो, एक ही बात है, सिस्टम वर्क करना या सिस्टम में एक्सपेंशन होना। और यदि नेगेटिव है, ध्यान करो अभी बताया था थोड़ी, वर्क डन ऑन सिस्टम, इसको हम एक्सपेंस की तरह मानते हैं इसलिए उसे नेगेटिव दिया हुआ है। और वर्क डन कंप्रेशन बोल सकते हैं इसे, कंप्रेशन। क्या ये साइन कन्वेंशन समझ में आ गए, नहीं आ गए, ये बताओ जल्दी बताओ जल्दी, साइन कन्वेंशन की कहानियां समझ में आ गई या नहीं आ गई? कि साइन कन्वेंशन, और मैं बार बार बोलूंगा, इंडिविजुअली यदि कोई काम लेना हो तो प्लस ही लेते हैं, सब चीजें प्लस से ही काम चलता है। 100 करोड़ का खर्चा हो गया, नहीं बोला जाता -100 करोड़, नहीं चलती जीव। और फिजिक्स हमेशा वो तरीका ढूंढती है कि कैसे कंफर्टेबल वे में फिजिक्स पढ़ाई जा सके। ये कन्वेंशन तब यूज होंगे जब दोनों ही चीजें मिक्स हो रही हो। ठीक है, अब एक प्रोसेस, इसको मैं अभी मिटा नहीं रहा हूं, एक प्रोसेस है साइक्लिक प्रोसेस जो कल रह गई थी। साइक्लिक प्रोसेस। अब जैसे एक एडियाबैटिक प्रोसेस थी, हमने उसका पोस्टमार्टम किया, एक आइसोथर्मल प्रोसेस थी उसका पोस्टमार्टम किया, आइसोबारिक प्रोसेस थी उसका पोस्टमार्टम किया। ठीक है, एक मिनट, और ऐसे ही एक और है साइक्लिक प्रोसेस। ये क्या होती है उसको जानिए।
साइक्लिक प्रोसेस वो होती है, यदि मैं इसको पीवी डायग्राम, बहुत दिन बाद आया तो पीवी डायग्राम, नहीं बहुत दिन की पिछली बात तो था, पीवी डायग्राम ऐसी प्रोसेस जिसमें जितना एक्सपेंशन हुआ हो उतना ही कंप्रेशन हो जाए। क्या बोला मैंने? जितना एक्सपेंशन हुआ उतना ही कंप्रेशन हो जाए, कुछ इस अंदाज में कि सारी चीजें लौट के वही हो जाए, वही आ जाए। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब जैसे थे वैसे ही हो जाए वापस। जैसे सपोज करो मैंने ये एक्सपेंशन किया, एरो डाल के पता चल गया ना एक्सपेंशन है, भूल तो नहीं गए एरो, क्योंकि ये ऐसे एरो का मतलब होता है ये प्रोसेस ऐसे जा रही है, दिस इज इनिशियल दिस इज फाइनल। लेकिन यदि आपने पहले एक्सपेंशन किया और फिर उतना ही कंप्रेशन करके एग्जैक्टली उसी जगह लौट गए किसी भी रास्ते से, मैंने क्या बोला? किसी भी रास्ते से। ऐसे भी हो सकता है बेटा, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे ऐसे यूं चले गए, मतलब लौट के वहीं आ जाए तो ये साइक्लिक प्रोसेस है। यदि मैं यहां आ जाऊं कि यहां से शुरू हुआ, एक सवाल भी है, ऐसे गए और ऐसे लौटे आए, ये भी साइक्लिक प्रोसेस है। मतलब जो इनिशियल हो वही फाइनल हो तो उसको साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। साइक्लिक प्रोसेस, इफ सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, इफ सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, ओरिजिनल स्टेट पे आना चाहिए, ये साइक्लिक प्रोसेस नहीं है। ये नहीं है साइक्लिक प्रोसेस कि गया ऐसे लौट के बस यहीं छोड़ दिया तुमने, ना यहां पे नहीं आए ना, जहां से शुरू किया था वहीं एंड होना चाहिए। हाँ, इसमें यह शर्त नहीं है, ये शर्त नहीं है कि नहीं जिस रास्ते से गए थे ऐसे गए थे तो ऐसे ही आना है ना, कि ऐसे ही आना है ना, ये शर्त नहीं है। आ जाओ कैसे भी आ जाओ, लौट के बुद्धू घर को आओ। अब यही इनिशियल यही फाइनल, तो बताना जो प्रेशर पहले था, यानी इनिशियल प्रेशर इक्वल टू फाइनल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल टेम्परेचर इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर, सब कुछ वही हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा पी भी जीरो, डेल्टा वी भी जीरो, क्योंकि जब इनिशियल और फाइनल प्रेशर वही हो गए तो डेल्टा पी जीरो, इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम वही हो गए तो डेल्टा वी जीरो और डेल्टा टी भी जीरो। अब यहां पे एक चीज और समझनी है और समझदारी दिखानी है। यहां पर कोई भी चीज ले लेता हूं, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहा, मैं ये नहीं कह रहा हूं टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहा है, क्योंकि टेम्परेचर या प्रेशर ले लेता हूं, प्रेशर को देखो गौर से, देखो प्रेशर घट रहा है घट रहा है घट रहा है घट रहा है, तो प्रेशर घटा ना, फिर वो बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा। एक्चुअली में कंफ्यूजन क्या होता है, यदि प्रेशर कांस्टेंट है मान लो, तो भी तो डेल्टा पी जीरो आएगा ना, तो भी तो डेल्टा पी जीरो आएगा। यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो भी तो डेल्टा वी जीरो आएगा। लेकिन यहां वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, फिर भी डेल्टा वी जीरो इसलिए आ रहा है क्योंकि वॉल्यूम पहले बढ़ा फिर घटा, लौट के वही हो गया है, इसीलिए ये चीजें जीरो हो गई है। ये बात ध्यान रखनी जरूरी है कि चीजों की गारंटी नहीं ले रहे कि ये कांस्टेंट रही हो सकता है कांस्टेंट रही हो, लेकिन हम गारंटी नहीं ले रहे। तो अब आप बताइए, जब वही प्रेशर हो जाएगा तो डेल्टा पी जीरो, वही इनिशियल वॉल्यूम वही फाइनल वॉल्यूम, डेल्टा वी जीरो डेल्टा टी जीरो। बताइए यदि इसमें मैं किसी आइडियल गैस को शामिल कर लूं, और when an ideal gas undergoes through an cyclic process, when an ideal gas undergoes through cyclic process, आइडियल गैस है साइक्लिक प्रोसेस से जा रही है, तो याद करो, बार बार बोल रहा हूं, आज भी रिवाइज कराई, आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होती है। ये लिख देता हूं, फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस लिख देता हूं, याद दिला देता हूं, इंटरनल एनर्जी मतलब यूके, और यूके मतलब टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल बस। तो अब आप बताइए, जब टेम्परेचर लौट के वही हो गया और आइडियल गैस जा रही है तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी तो वही हो जाएगी, तो डेल्टा यू भी जीरो। यानी साइक्लिक प्रोसेस में भी डेल्टा यू जीरो हो गया। इसके अलावा वो कौन सी प्रोसेस थी जिसमें डेल्टा यू जीरो हो गया? बताइए जल्दी बताइए, टिक टिक 1 2। साइक्लिक प्रोसेस में फिर से सुनो, यू कांस्टेंट नहीं हुआ, लेकिन जब टेम्परेचर लौट के वही हो गया तो इंटरनल एनर्जी भी लौट के वही हो जाएगी, क्योंकि आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। जब टेम्परेचर वही तो इंटरनल एनर्जी वही, तो डेल्टा यू जीरो। तो मुझे जल्दी बताइए ये वाला डाटा कब और आया था, जल्दी बताइए। यानी कोई नहीं पढ़ रहा आप में से, कोई नहीं पढ़ रहा, पढ़ना नहीं चाह रहे हो आप। हर्ष ने बताया है, वेरी गुड, अभी तक हर्ष का आंसर आ पाया है। हाँ तो शायद करा स्टार्टिंग में, अबे प्रोसेस का नाम बता, तो केवल हर्ष बता पाया, मैं बता देता हूं, आइसोथर्मल प्रोसेस थी।
आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता था। आप ना ये चैप्टर रखना पड़ेगा आपको, मुझे तो लग रहा है दिख गया। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, क्यों भाई सुहानी पढ़ नहीं रहे हो आप? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो उसमें यू कांस्टेंट हो जाएगा यदि आइडियल गैस है तो जब डेल्टा करोगे तो दोनों जीरो हो गए, नहीं होगी। तो साइक्लिक प्रोसेस की एक खूबी तो मैंने ये बताई। अब अभी रुको, अब मैंने कुछ दिनों पहले एक बात बताई थी, जैसे सपोज करो पीवी, ये सुनना, अभी मैं एरो भी नहीं डाल रहा हूं, ये कोई कर्व है, पीवी डायग्राम है, तो आपको ध्यान है यदि मैं ये एरिया निकाल लूं कैसे भी निकाल लूं, तो ये एरिया हमें क्या बताता था? एरिया ऑफ पीवी डायग्राम, एरिया ऑफ पीवी डायग्राम हमको वर्क बताता था, वर्क डन। क्या बताता? वर्क डन, ये बताता था। ठीक है ना? अब सुनना गौर से, यदि ये एरो ऐसे है तो ये वर्क, ये एरो ऐसे है तो इसका मतलब ये एक्सपेंशन है ना? तो हम एक्सपेंशन का मतलब हुआ वर्क डन बाय सिस्टम। तो हम यहां लिखेंगे वर्क, देखो एक मिनट फिर से सुनना, मान लो ये पीवी डायग्राम, ठीक है, मैंने इसी लाइन को, मैं ये वाला एरिया निकालना चाहता हूं, ये वाला एरिया, ये वाला, कि इसने कितना एरिया घेरा, तो बताना एरिया ऑफ पीवी डायग्राम, एरिया ऑफ पीवी डायग्राम क्या बताता है? वर्क डन। मैंने कॉपी पेस्ट मार दिया ये और ये, वर्क डन। लेकिन रुकिए तसल्ली करिए, क्योंकि एक मिनट, ये एरिया एक ऐसी चीज है जो पॉजिटिव में आएगी तो वर्क डन भी पॉजिटिव में आएगा, एरिया हमेशा पॉजिटिव में आएगा, वर्क डन पॉजिटिव आएगा। अब यदि एरो ऐसे है तो आप समझ गए ना एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन, तो ये वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन है, या आप लिखोगे वर्क डन बाय सिस्टम है। और यदि ये एरो ऐसे आ गया तो साफ दिख रहा है ये कंप्रेशन है, तो कंप्रेशन अपने आप नहीं होता, तो ये वर्क डन ऑन सिस्टम है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? वर्क डन वर्ड बोल दिया, लेकिन जब इंडिकेटर भी पढ़ोगे तो आपको ये भी तो क्लियर हो गया ये वर्क डन बाय सिस्टम है, ये वर्क डन ऑन सिस्टम है। ठीक है, समझ में आ गए? इंडिविजुअली देखो ये पॉजिटिव ही आएंगे, देखो अब भी, क्योंकि ये एरिया ही नेगेटिव नहीं आएगा तो ये क्यों आएंगे नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव ही आएंगे। लेकिन यदि कोई एक ऐसी प्रोसेस है जैसे कि साइक्लिक प्रोसेस, कि ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है, तो दोनों पॉजिटिव नहीं लिए जाएंगे ना, नहीं लिए जाएंगे ना दोनों, कि है ना, ये भी हुआ। अब इसमें देखो कौन से, एक्सपेंशन भी हुआ, कंप्रेशन, बिना पलक झपकाए देखना। यदि मैं ये एरिया निकाल दूं, ये वाला देखो, ये तो ये एरिया क्या चीज है? ये एरिया है वर्क डन बाई, ये ऊपर वाले का, एक बार थोड़ी देर के नीचे देखो मत, है ना, ये एरिया, ये गैस ने, ये सिस्टम ने वर्क किया। और यदि मैं ये वाला एरिया निकाल दूं, देखो ये वाला एरिया, ये कौन सा वर्क डन होगा फिर? ये वर्क डन, क्योंकि एरो देखो, ये एरो देखो वर्क डन ऑन सिस्टम है। अब जब दोनों को आपको एक ऐसी एक्सरसाइज करनी है कि दोनों ही लेने हैं, तो क्या ये दोनों, यदि आपसे ये पूछे चलो नेट वर्क डन निकालो, हुआ कितना, कुल मिला के क्या हुआ, हम वो देखना चाहते हैं ना, प्रॉफिट हुआ कि नहीं, तो क्या ये दोनों एरिया प्लस लोगे? नहीं लोगे ना। अब कन्वेंशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इंडिविजुअल पढ़ रहे थे, हो गया पॉजिटिव, लेकिन अब आपको वर्क डन बाय सिस्टम में से माइनस वर्क डन ऑन सिस्टम घटाना पड़ेगा। तो बताइए, जब आप इसको एरिया के रूप में देखोगे तो यानी इसको ऐसा करता हूं, इसको ऐसे ले लेता हूं आप, है ना, यानी इस एरिया, ये भी एरिया ऊपर मौजूद है ना, ये एरिया भी पॉजिटिव, लेकिन जब आपको नेट वर्क डन निकालना पड़ेगा तो आपको इस एरिया में से इस एरिया को घटाना पड़ेगा। तो बताइए, ये और ये यहां पे कर दूं तो सिर्फ ये वाला एरिया बचेगा या नहीं बचेगा? सोच के देखिए, ये वाला शेडेड एरिया, ये वाला शेडेड, यदि इस बड़े वाले एरिया में से देखो छोटा वाला एरिया घटा दूं, है ना, बड़े वाले, तो यही तो बचेगा। तो यानी साइक्लिक प्रोसेस में जो एनक्लोज्ड एरिया है, एनक्लोज्ड जो एरिया है, वो नेट वर्क डन बताता है, नेट, ये सामने आ जाएगा क्या रहा है, तो ये नेट बताता है। अच्छा, ये नेट वर्क डन नहीं है, ये तो एक ही चीज है, ये है सिर्फ और सिर्फ वर्क डन
बाई सिस्टम। ये क्या चीज है? सिर्फ वर्क डन ऑन सिस्टम। लेकिन साइक्लिक प्रोसेस में तो दोनों ही चीज हो रही है ना, क्योंकि दोनों चीज हो रही है तो दोनों प्लस तो लोगे नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, साइन कन्वेंशन तभी लगता है जब दोनों चीज इस्तेमाल हो। तो इसलिए जब इस एरिया में से इस एरिया को घटाना पड़ेगा आपको, क्योंकि नेट निकालना है, तो फिर एनक्लोज एरिया आएगा, तो वो एनक्लोज एरिया निकाल के साइक्लिक प्रोसेस का नेट वर्क डन निकल जाता है। यदि ओवरऑल प्लस आए तो समझ जाना हमें प्रॉफिट हुआ है, यदि ये और बाई चांस माइनस आए तो इसका मतलब खर्चे ज्यादा हुए, प्रॉफिट कम हुए। ओके, ये था साइक्लिक प्रोसेस। अब आ जाइए इसके बाद, अच्छा नोट्स में ये लाइन में लिखना भूल गया हूं, ये तीनों, सॉरी ये तीनों, शायद ये दोनों तो लिख भी रही है ना, तो स्क्रीनशॉट मारो आप देख लेना। और ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, हमारा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या है कहानी, सुनते हैं। देखिए, इनडायरेक्टली ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है। किस रूप में इसको पेश किया गया है वो मैं बता रहा हूं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये देखिए, ये कहता है कि यदि मैं किसी सिस्टम को हीट दूं, डेल्टा क्यू है हीट एनर्जी गिवन टू सिस्टम, ठीक है। तो ये रूल कहता है कि ये दो पार्टों में जाता है, ये दो पार्टों में बढ़ जाता है, दो पार्टों में, यानी ये प्रॉपर्टी दो पार्टों में बढ़ जाती है बंटवारे में। इसका कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी में चला जाता है और बचा कुचा वर्क डन में चला जाता है, कि सिस्टम कितना वर्क डन करता है। तो मैं इसको थोड़ा सा इंग्लिश में बोल दूं, यही है, इसी इक्वेशन को शब्द देने कि इट इज सेड दैट व्हेन हीट एनर्जी इज गिवन टू सिस्टम, व्हेन हीट एनर्जी इज गिवन टू सिस्टम, देन सम पार्ट is used in increasing the internal energy of the system and the rest part is used in performing useful mechanical work. Again I am repeating, when some amount of heat energy is given to system, then some part of the given heat energy is used in increasing the internal energy of the system and the rest part is used in performing useful mechanical work. मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया। अब इस पे एक्सरसाइज करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं, तभी तो दिमाग में घुसेगा कि ये क्या हो गया, इतना तो आप भी पढ़ लेते, ये तो ठीक है। अब सुनिए, एक्चुअली आप ऐसे समझो कि जब बच्चे को स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पढ़ाई जाती है, ऐसे पढ़ाती, सपोज करो y बराबर mx प्लस सी, जो बायो वाले वो ऐसे समझ लो, 10th में इस रूप में पढ़ी होगी, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, है ना, उन्होंने ऐसे पढ़ी होगी। 11th में जिनमें मैथ होती है वो ऐसे भी पढ़ लेते हैं। तो ये क्या चीज है, ये स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती है, पढ़ा दी। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि y बराबर mx प्लस सी है तो y नेगेटिव हो ही नहीं सकता, m नेगेटिव नहीं हो सकता, x नेगेटिव नहीं हो सकता, c नेगेटिव नहीं हो सकता? सर आपने तो यूज किया ही नहीं है, या इनमें से कोई चीज नेगेटिव नहीं हो सकती? हो सकते हैं ना, इसमें कोई भी नेगेटिव हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव हो सकता है, सारे नेगेटिव सारे पॉजिटिव, कोई दो नेगेटिव कोई एक पॉजिटिव, ये हो सकता है ना। तो बोलने में तो ये यही बोला जाएगा, दिखने में तो ये ऐसा लग रहा है सब प्लस है, लेकिन जैसे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, कोई भी नेगेटिव कोई भी पॉजिटिव हो सकता है। तो सेम, अब मैंने बोला भले ये कि व्हेन हीट एनर्जी इज गिवन टू सिस्टम, लेकिन निकाली भी जा सकती है, तब भी ये वैलिड है। इंटरनल एनर्जी बढ़ी, मैंने सेंटेंस में बोला था कि सम पार्ट इज यूज्ड इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी, मे बी पॉसिबल घट गई हो, और ये बोला था कि रेस्ट पार्ट इज यूज्ड इन परफॉर्मिंग यूजफुल मैकेनिकल वर्क, हो सकता है वर्क कुछ नहीं कर रहा हो, उल्टा आपको करना पड़े। आइए इस चीज को समझते हैं, इसी चीज का पोस्टमार्टम करते हैं, बाकी चीजें तो समझ में आ जाएंगी। तो कुछ रैंडम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल, ठीक है, समझना। अच्छा माना मैंने प्लस 10 जूल हीट एनर्जी दी, है ना, और प्लस 6 जूल वर्क हुआ, तो बचा कितना, प्लस 4 जूल। ध्यान रखना इधर वाला लेटर डेल्टा क्यू के लिए होगा, डेल्टा यू के लिए। अभी तो मैं बहुत सारे इक्वेशन लिखूंगा, तो पहला इसके लिए होगा, दूसरा इसके लिए होगा, तीसरा इसके लिए होगा। तो 10 बराबर 6 प्लस 4, क्या दिक्कत है इसमें? लेकिन ये प्लस 10 है, इसका मतलब हीट एनर्जी प्लस है ये डेल्टा क्यू, तो हीट एनर्जी इज गिवन टू सिस्टम, यानी इस एग्जाम्पल में सिस्टम को हीट एनर्जी दी है। ये क्या है, डेल्टा यू, और ये प्लस गया है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ी है।
तो इसका मतलब मैंने जो 10 जूल हीट एनर्जी दी है उसमें से 4 जूल तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में चला गया, और ये भी प्लस लिखा है मैंने, प्लस यानी सिस्टम ने वर्क किया है, वर्क किया है, एक्सपेंशन हुआ है। तो आपका हीट इंजन हो सकता है ऐसे रेस्पॉन्ड कर रहा हो सकता है ऐसे रेस्पॉन्ड कर रहा हो, मे बी पॉसिबल आपका हीट इंजन ऐसे रेस्पॉन्ड कर रहा हो कि प्लस 2 जूल इंटरनल एनर्जी बढ़ी हो और प्लस 8 जूल मैकेनिकल वर्क किया हो, तब भी ठीक है। अब हर आदमी की एफिशिएंसी अलग अलग होती है कि नहीं होती, तो हर इंजन की भी एफिशिएंसी अलग हो सकती है। अच्छा, जब बात हम इंजन के परसेप्शन से करते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है कि ये ज्यादा से ज्यादा हो, क्योंकि ये रेवेन्यू है हमारा, ध्यान करो ये वाला रेवेन्यू है। तो इंजन के परसेप्शन में हम ये चीज हमेशा, जो इंजीनियर होता है हीट इंजन, वो हमेशा ऐसी कोशिश करता है कि मैं ऐसी प्रोसेस डेवलप करूं कि ये मैक्सिमम से मैक्सिमम निकले। अब यार हमने हीट एनर्जी दी है ना 4 जूल, ये मान लो जीएसटी कट गई, 6 जूल का ही मजा आ पाया, इसमें केवल 2 जूल की जीएसटी कटी, 8 जूल का मजा आया वर्क डन करने में। ये अलग अलग इंजन वेरी कर सकते हैं। अब मैं आगे इसका पोस्टमार्टम बाद में करूंगा, पहले एक हिस्ट्री समझाता हूं और 1 नंबर का क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। जब उन दिनों की बात है जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया ही नहीं था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स के इतिहास में था ही नहीं, ठीक है। उस समय क्या था, हमने ये देखा कि हम जब 10 जूल हीट एनर्जी दे रहे थे, 10 जूल हीट एनर्जी दे रहे थे, इंजन 6 जूल वर्क कर रहे हैं। हम साला हीट एनर्जी दे रहे हैं 10 जूल और इंजन दे रहा है 6 जूल, 10 जूल हीट एनर्जी दे रहे हैं और 6 जूल वर्क हो रहा है। ये डेल्टा क्यू है, ध्यान रखना, और ये डब्ल्यू है। हम 10 जूल हीट एनर्जी दे रहे हैं, 6 जूल वर्क हो रहा है। तो साला फिजिक्स को समझ में नहीं आ रहा ये 4 जूल कहां जा रहा है, क्योंकि उस समय फिजिक्स इंटरनल एनर्जी भी नहीं जानती थी। इंटरनल एनर्जी का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था फिजिक्स के दिमाग में। बस फिजिक्स तो अपने आप से लड़ रही थी कि यार ये 4 जूल कहां गया, यार कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। खूब दिमाग लगाया खूब। तब जैसे जैसे फिजिक्स में और क्वेश्चनों का आंसर मिला, तब पता चला कि रुको, तसल्ली करो, जो हम हीट एनर्जी देते हैं ना, यदि वो एंटायरली वर्क में नहीं गई है मान लो, तो इसका मतलब बचा हुआ पार्ट डेल्टा यू खा गया है, इंटरनल एनर्जी बढ़ गई है। तब पता चला कि इंटरनल एनर्जी नाम की भी कोई चिड़िया होती है, इंटरनल एनर्जी। वरना शुरुआत तो फिजिक्स अपने आप से लड़ने लगी, अरे यार 4 जूल का हिसाब किताब तो मिल नहीं रहा है ना। तब पता चला कि एक ये जो +4 जूल है, ये जो +4 जूल का हिसाब किताब रह गया है, वो इंटरनल एनर्जी ने रख लिया है अपने लिए, बढ़ाने के लिए कि मैं बढ़ जाऊंगी। तो अब सुनिए 1 नंबर का क्वेश्चन। फिजिक्स नहीं जानती थी फर्स्ट लॉ से पहले, जब फर्स्ट लॉ में हमने देखा वायलेशन हो रहा है एनर्जी का, तब पता चला कि इंटरनल एनर्जी कोई तो जा ही रहा, कोई तो ले ही रहा होगा 4 जूल, ऐसे कैसे हो जाएगा एनर्जी कंजर्वेशन का वायलेशन। तो अब सुनिए जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, जैसे किसी की कोई पहली मूवी आती है ना, तो उसके लिए स्टार नहीं लिखते, उससे लिखते हैं, जैसे ओम शांति ओम पिक्चर रिलीज हुई, दीपिका पादुकोण की पहली पिक्चर थी, तो पता है क्या लिखा हुआ मिलेगा, इंट्रोड्यूसिंग दीपिका पादुकोण, इंट्रोड्यूसिंग दीपिका पादुकोण। तो वैसे ही सेंटेंस पूरा करना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंट्रोड्यूस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंट्रोड्यूस, सेंटेंस पूरा करो जल्दी से। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने हमें किससे रूबरू कराया, जैसे ओम शांति ओम ने हमें दीपिका पादुकोण से रूबरू कराया, हमें वो जाना है नहीं, तो वैसे ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वेरी गुड छाया, वेरी गुड निकिता, इंटरनल एनर्जी के बारे में हमारे को जनवाया है, नहीं मतलब पता चला। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि विच फिजिकल क्वांटिटी इज इंट्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो वो इंटरनल एनर्जी। तो चलिए, लेकिन अब तो पता चल गया ना, आप क्यों रोए हम इस बात को। तो हाँ, तो मैंने बताया था इंजन टू इंजन वेरी कर सकता है। हाँ, तो चलिए, जैसे अब इसको मैं एक काम करता हूं, मैं अपनी बॉडी पे भी समझाता हूं। आप ये मानो हमारी बॉडी भी एक हीट इंजन है ना, हीट इंजन है। हम कुछ खाते हैं, सुनिए, हम जब कुछ खाते हैं, जैसे सपोज करो मैंने 10 जूल का कुछ खाया, हीट एनर्जी गिवन टू सिस्टम, यानी कैलोरी गई, मैंने खाया, तो उसका कुछ हम जो खाते हैं वो सबका सब वर्क डन नहीं कर पाते। कुछ जो हम खाते हैं, जो नेट खाते हैं, है ना, इसमें ठीक है ना, तो उसका जो भी बॉडी के अंदर गया उसमें सारा का सारा वर्क नहीं कर पाते। कुछ बॉडी की इंटरनल एनर्जी को भी चाहिए। हमारा हार्ट पंप करता है, किडनी काम करती है, ब्लड सर्कुलेट होता है ना, इन सब के लिए एनर्जी चाहिए नहीं चाहिए। केवल यूं करके मैं वर्क करता रहूं चौक, इनके लिए बॉडी के लिए भी तो एनर्जी चाहिए। तो जब हम 10 जूल खाते हैं, 10 जूल खाते हैं, इमेजिन करो,
और 6 जूल वर्क कर रहे हैं, तो 4 जूल इंटरनल एनर्जी के पास भी गया होगा। सारा का सारा वर्क नहीं कर सकते। इसको मैं बॉडी पे ही समझाता हूँ, एक काम करता हूँ, ठीक है, मजा आएगा आपको। हीट इंजन बॉडी एक ही बात है, ध्यान रखना। आप भी तो इंजन हो, खा के काम करने लग जाते हो, ठीक है। अब सुनिए, इमेजिन करो ऋतुराज सर प्लस 10 जूल खाए जा रहे हैं और वर्क नहीं कर रहे, 0। तो इक्वेशन को सेट करो, 10 है, इक्वल भी है, हमें इसकी भी इज्जत रखनी है, तो ये प्लस 10 ही तो आएगा। अब इसका मतलब समझिए, यदि कोई सिस्टम ऋतुराज सर को ही ले लो, सिर्फ खाए जा रहा है और वर्क नहीं कर रहा, तो सारी एनर्जी फिर कहां जाएगी? सिर्फ उसको इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में चली जाएगी। इंटरनल जो भी खा रहा है इंटरनल एनर्जी में जा रहा है, जो भी खा रहा है इंटरनल एनर्जी में जा रहा है, वर्क तो वो कर ही नहीं रहा, तो जाएगा ही जाएगा इंटरनल एनर्जी में। तो तभी तो सर की तोंद बढ़ती जा रही है, बढ़ता जा रहा है वेट, क्योंकि काम कुछ कर नहीं रहे सर, खाए जा रहे, ले छोले भटूरे के ले, है ना, मसाला डोसा ले, पिज्जा। अभी रुकिए, अभी तसल्ली रखिए, इमेजिन करो सर के अंदर अरमान जग गए। सर पहले ऐसे नहीं थे, अभी थोड़ी सर्दी निकल जाए तो स्टार्ट। तो अब सुनिए, तो सर क्या कर सकते हैं, या किसी को वेट लूज करना हो, इस इक्वेशन को समझिए। मैं इसमें हर तस्वीर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें कोई भी चीज प्लस हो सकती है, कोई भी माइनस हो सकती है, कोई भी 0 हो सकती है। इमेजिन करो सर ने लेना बंद कर दिया, खाना बंद कर दिया, उपवास कर लिया, कि डाइटिंग चालू कर दिया, ऐसे समझ लो। तो यानी अब हीट एनर्जी या कैलोरी अंदर नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा ना। और सर ने ट्रेडमिल पे, सपोज करो ट्रेडमिल पे प्लस 50 जूल, ये क्या चीज है, वर्क डन बाय सिस्टम। सब देवानंद, है ना, मैं ट्रेडमिल पे भागने लगा, और ये क्या है, वर्क डन बाय सिस्टम। अब क्या होगा, खा में कुछ है नहीं रहा हूं, वर्क किए जा रहा हूं क्योंकि ट्रेडमिल पे चल रहा हूं, दौड़ रहा हूं, खा में कुछ नहीं रहा हूं। ये अब इक्वेशन की इस इक्वल की इज्जत रखने के लिए डेफिनेटली ये -50 जूल होगा। अब आप बताइए, ये तो डेल्टा यू है, और डेल्टा यू यदि नेगेटिव आने लग जाए तो नेगेटिव, क्योंकि यदि ये प्लस है और आदमी किए जा रहा है, तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी पे -50 आएगा। तो सोचो डेल्टा यू के तो लग गए माइनस, और जब डेल्टा यू नेगेटिव है तो इसका क्या मतलब निकालना है, इंटरनल एनर्जी घट रही है, यानी वेट लूज होने लग जाएगा मेरा। तो वेट लॉस का समझ में आया, डेल्टा यू यानी वर्क में कर रहा हूं, खा मैं कुछ नहीं रहा हूं, तो वर्क इज डन एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। हालांकि कुछ दिन ये चल जाएगा, हालांकि एक और तरीका है वेट लूज करने का, कि जैसे सपोज करो प्लस 10 जूल में अपना मान लो खाने में थोड़ा सा कम कर दूं, हेल्दी डाइट ले लूं, प्रोटीन डाइट ले लिया ये, और वर्क डन सपोज करो मैंने थोड़ा और बढ़ा दिया प्लस 60 जूल। तो अब इस इक्वल की इज्जत रखना, इसको इज्जत रखना है इसकी 5, ये तो ये माइनस कितना आएगा 5, तो -55। इसका क्या मतलब है, यानी इंटरनल एनर्जी में तो माइनस लग गया ना, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी घटेगी, मेरा वेट घटेगा। तो ये कोई सही तरीका नहीं है कि बिल्कुल मत खाओ, कुछ खाइए, थोड़ा सा वर्कआउट करिए, ठीक है। ये अभी और बताता हूं आपको, और समझिए। देखो मैंने एक बार वर्क 0, एक बार इसको 0, ठीक है। अब सपोज करो मान लो कोई प्लस 10 जूल खा रहा है और प्लस 10 जूल का ही वर्क कर दे, तो जैसे सपोज करो मैं 2 महीने 3 महीने बाद फिट हो जाऊंगा। जब आदमी फिट हो जाए, जब वेट लूज करता है, तब ये यूज करेगा, वर्क ज्यादा करेगा, खाएगा कम और इंटरनल एनर्जी घटाता रहेगा। लेकिन ये थ्योरी परमानेंट तो फॉरएवर नहीं चलाई जा सकती ना, फॉरएवर नहीं चलाई जा सकती। लेकिन यदि मुझे कांस्टेंट रखना है तो एक काम किया जा सकता है कि मैं जितना खाऊं उतना वर्क डन कर लूं, तो मेरा वेट बढ़ेगा नहीं। यदि मैं जितना खाऊं उतना ही वर्कआउट कर लूं, तो भी मेरा वेट फिर कांस्टेंट हो जाएगा, फिर बढ़ेगा नहीं। अच्छा चलिए दोबारा करते। अब मैंने एक बार इसमें नेगेटिव, 1 मिनट इसको समझते हैं। एक चीज और, इमेजिन करो जब आदमी बीमार हो जाता है, हीट इंजन को ही समझना, आदमी बीमार हो जाता है तो उसका कुछ खाने का मन नहीं करता। या सपोज करो बीमार है, बेड पर है, नहीं खाना कुछ, बेहोश पड़ा है, खा नहीं सकता ना, वो नहीं दे सकते। तब डॉक्टर एक इलाज करते हैं, वर्क डन, अभी तक प्लस प्लस चल रहा था भाई, वर्क डन ऑन करिए। अब सुनिए, खा कुछ नहीं रहा, अब उसकी बॉडी को देना है ना कुछ, तभी तो उसके शरीर में जान आएगी। अब डॉक्टर क्या सोच रहा है और आप क्या सोच रहे हो, यार कैसे भी ये प्लस आ जाए, क्योंकि ये प्लस आएगी तभी उस बंदे की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, बिकॉज यू वांट टू इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी। चाहते हो ना ये प्लस आए। किस सिनारियो में, कि जब बंदा कुछ खा नहीं रहा, बेहोश है, बीमार है, खाना नहीं है, और आप चाहते हो, क्योंकि जब तक इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ेगी
वो स्वस्थ कैसे होगा? तब आप सपोज करो -20 जूल यहां प्लान करोगे, तब ये 20 जूल प्लस आ सकता है। अब -20 जूल वर्क डन ऑन सिस्टम। डॉक्टर फिर उसको ग्लूकोज की बोतल चढ़ाता है कि नहीं? ऑन, वर्क डन ऑन। अब हमें अलग से उस पर काम करना पड़ रहा है, हमें ग्लूकोज की बोतल के थ्रू प्रेशर से उसको अंदर ग्लूकोज पहुंचाना पड़ता है। दिस इज वर्क डन ऑन सिस्टम। जब वो कुछ नहीं खा रहा, तो तुम उसको वर्क डन ऑन सिस्टम कर दीजिए, दवाइयां दीजिए, ये दीजिए, तब उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। अच्छा, कभी कभी तो दिक्कत हो जाती है, सपोज करो खा कुछ नहीं रहा, लेकिन सपोज करो उल्टियां कर दी, यानी निकाल दिया। तो जब हीट एनर्जी नेगेटिव है ना, तो व्हेन हीट इज टेकन फ्रॉम सिस्टम, तो मान लो उसने उल्टियां कर दी, -10 जूल कर दिया। मैं कोशिश कर रहा हूं सारी चीजें सिनेरियो समझाने की कि कोई भी प्लस कोई भी माइनस हो सकता है। तो उसने उल्टियां कर दी, ये तो और दिक्कत हो जाएगी उस बीमार के लिए। तो इस -10 जूल सोचो यदि बंदा वर्क नहीं भी कर रहा है ना, वर्क डन नहीं भी कर रहा, तो बताना ये -10 जूल हो जाएगा कि नहीं? उसका मतलब इंटरनल एनर्जी और घट गई, उल्टियां कर दी। तो फिर इस पे और मेहनत चलेगी, और करिए, फिर एक काम करिए, हम नहीं चाहते इसे घटाना, तो उसको सुनिए, तब भी तो एक काम और होता है कि उसको ग्लूकोज की बोतल चढ़ा दी हमने, दवाइयां दे दी, है ना, दवाइयां दे दी, उसकी मालिश करिए, उसकी चंपी करिए, वर्क डन ऑन सिस्टम। उसको ज्यादा से ज्यादा इधर से -40 करिए, क्योंकि -40 -10 तो ये कितना हो गया? +30 जूल। होपफुली आप समझ पा रहे हो। अच्छा, मैं एक चीज और बताता हूँ डॉक्टर वाले इसी को, कि मान लो जब कोई बीमार होता है तो फिर डॉक्टर क्या कहता है? मान लो वो बंदा खाने लायक पोजीशन में है, तो वो कहता है फ्रूट्स खाइए, हेल्दी डाइट खाइए और रेस्ट करिए। रेस्ट करने का मतलब काम मत करिए, डॉक्टर कहता है ना, अभी मत करिए काम, ताकि आप जो खाओ वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम यहां यूज हो जाए, इंटरनल एनर्जी बढ़ने में। अब बताइए, ये कहने को तो सिर्फ ऐसे लिखी जाती है, लेकिन मैंने कोशिश की सारे साइनों को समझाने की, और क्योंकि ये कॉम्बिनेशन इक्वेशन है, तो साइन कन्वेंशन तो लेना पड़ेगा। इंडिविजुअली कोई चीज प्लस हो या माइनस हो, हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन ये तो कॉम्बिनेशन है ना इक्वेशन का। जल्दी बोलो, ये सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए? नहीं आगे बोलो, समझ में आ गए या नहीं आगे? जल्दी बोलो, गया? चलिए, तो आइए इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कुछ एप्लीकेशन पढ़ते हैं, है ना। अब देखिए किस रूप में एप्लीकेशन पढ़ेंगे, सुनिए, किस एटीट्यूड के साथ एप्लीकेशन पढ़ेंगे। अब जैसे सपोज करिए, मान लो मुझे एक टीम सेलेक्ट करनी है ओलंपिक के लिए देश में से, कि कौन भाला फेंक सकता है तेज, है ना, कौन सबसे ज्यादा भाला लंबा फेंक सकता है। तो पहले मैं परफॉर्मेंस देखूंगा ना, हाँ भाई चल भाला फेंक के देखा, ए आया, भाला फेंक दिया, ठीक है, तेरा ये था कहानी। या मैं कोई टीम बना रहा हूँ, क्रिकेट टीम, तो मैं ये देखूंगा ना, क्रिकेट टीम बना रहा हूँ, तो मैं ये देखूंगा, हाँ भाई चल बैटिंग कर, तू क्या करना चाहता है, बैटिंग अच्छी करता है, चल बैटिंग करके दिखा मुझे। फिर मैं कुछ अच्छे बैट्समैन लिख लूंगा, फिर हाँ भाई चल तू बॉलिंग करके देखा, कुछ अच्छे, फिर उनकी परफॉर्मेंस देखूंगा, फिर उसमें से एक बेस्ट टीम बनाने की कोशिश करूंगा। अब इंजीनियर क्या करेंगे, हाँ भाई चल आइसोथर्मल प्रोसेस है, चल बॉलिंग करके देखा, चल पहले उसको स्टडी करेंगे हम, हाँ आइसोथर्मल तूने कर दिया, साइड में आ जा, बाद में बात करेंगे, हाँ एडियाबैटिक प्रोसेस इधर, चल बैटिंग करके देखा या बॉलिंग, जो भी तू कर सकता है। तो हम पहले इन सभी प्रोसेस के प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं, और फिर उसके बाद एक बढ़िया सी टीम बना के एक अच्छा हीट इंजन बनाएंगे। तो चलिए धीमे धीमे देखते हैं। जैसे सपोज करो आइसोथर्मल प्रोसेस है कोई, है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक, चलिए, और सपोज करो आइडल, क्योंकि बेटा मैंने बता दिया पूरा चैप्टर ही आइडल गैस को डेडिकेट है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में खास बात क्या होगी कि टेम्परेचर इस प्रोसेस में कौन, भाई कोई अच्छी बैटिंग करता है, कोई अच्छी बॉलिंग करना जानता है ना, टी कांस्टेंट होता है तो डेल्टा टी 0 हो जाता है। तो बेटा आइडियल गैस है, डेल्टा टी 0, तो डेल्टा यू के बारे में कमेंट बताइए, जल्दी बताइए, डेल्टा यू क्या होगा आइसोथर्मल प्रोसेस में? ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, डेल्टा यू कोई नहीं बता पाया इतनी देर में, 0। सुहानी का आया लेकिन थोड़ी देर में, डेल्टा यू 0। मैं बढ़ाते बढ़ाते थक जाऊंगा, लेकिन आप चलिए डेल्टा यू, क्योंकि आइडियल गैस है, तो जब टेम्परेचर में चेंज नहीं तो इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं। अब यदि मैं इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाऊं, तो इसकी खूबी ये है कि डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होता है, तो डेल्टा यू तो है ही नहीं ना यहाँ कुछ,
तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जितनी भी हीट एनर्जी देंगे उतने का वर्क कर देगा ये तो मजा आ गया, क्योंकि हीट इंजन में हमें ये रेवेन्यू चाहिए। सोचो एक इंजीनियर की आंखें चमकेंगी कि नहीं जो हीट इंजन बनाना चाहता है, यार कितना अच्छा हीट इंजन बनेगा कि यदि मैं जितनी हीट दूं उतना वर्क में ही कन्वर्ट कर देगा। लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस के थ्रू जाओगे तभी तो ना, हर कोई थोड़ी नहीं छक्के मार देगा, ठीक है ना, कि छक्के मार रहे, वो युवराज सिंह था 6 बॉल में 6 छक्के मारे। तो अब तो आप सोचो कि ये चीज हर किसी में खूबी हो सकती है, वो हर किसी में तो नहीं हो सकती। तो आइसोथर्मल में हमें ये खूबी समझ में आई, अरे वाह यार ये तो कमाल हो गया, क्योंकि डेल्टा यू इसमें 0 रहेगा। तो इसका मतलब जो भी हीट एनर्जी देंगे वो इंटरनल एनर्जी में जाएगी नहीं, सिर्फ प्योर वर्क निकल के आएगा, प्योर वर्क आएगा। ये तो अच्छी चीज है, लेकिन अब इसमें एक नुकसान भी है। अच्छी बात कर ली तो गंदी बात भी सुन लीजिए। इसका दूसरा रूप देखिए कि डेल्टा क्यू इक्वल टू डब्ल्यू, डेल्टा क्यू इक्वल टू डब्ल्यू, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि प्लस 10 जूल इक्वल टू प्लस 10 जूल, माइनस 10 जूल इक्वल टू माइनस 10 जूल, यही तो मतलब हुआ। अब समझिए मैं जो समझाना चाह रहा हूं, इसका मतलब 10 जूल हीट दूंगा क्योंकि प्लस है ये, मैंने इसलिए साइन कन्वेंशन मिटाई नहीं है। यदि मैं 10 जूल हीट दूंगा तो 10 जूल एक्सपेंशन होगा, वर्क डन बाय 10 जूल एक्सपेंशन होगा। ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन एक दिक्कत ये हो गई, एक दिक्कत तो ये हो गई कि हमें पिस्टन वापस कंप्रेशन में भी लाना पड़ेगा कि नहीं? क्या पिचकारी ऐसी बन सकती है सिर्फ खिंचे खिंचे? मैं बार बार बोलता रहूंगा हैंडपंप ऐसा बन सकता है केवल दबे दबे? यार इंजन में वापस लाना तो पड़ेगा। अब तुमने 10 जूल हीट एनर्जी देके 10 जूल का मजा तो ले लिया, एक्सपेंड हो भी गया। अब कंप्रेशन यदि इसी प्रोसेस के थ्रू करोगे तो पता है क्या होगा, जितना कंप्रेशन आपको करना है, 10 जूल कंप्रेशन करना है तो 10 जूल हीट निकालनी पड़ेगी। ये तो गड़बड़ हो गई। ये तो वही बात हुई, क्या कोई आप ऐसा बिजनेस करोगे कि 10 रुपए में खरीद के 10 में बेच दिया, 10 में खरीद के 10 में बेच दिया, 10 में खरीद के 10 में बेच दिया, हाँ भाई 10 में, ये कोई बिजनेस हुआ? ये कोई बिजनेस हुआ 10 में खरीद के? यार इसमें नेट वर्क डन यदि निकालू, नेट पूरा रेवेन्यू, क्योंकि सुनो ये वर्क डन बाय सिस्टम है, ये वर्क डन ऑन सिस्टम है, वर्क डन ऑन सिस्टम। जब इक्वेशन एक्सरसाइज करूंगा दोनों की तो ये तो कोई प्रॉफिट लॉस वाली बात ही नहीं हुई है। ये क्या हुआ, क्षण से जो टूटे कोई सपना, ओहो, क्योंकि हमारी आंखें चमकी फिर अचानक ये धोखा दे दिया। तो फिर एक ट्रिक अपना सकते हैं। अभी तो हम टीम बनाएंगे ना, तुम अच्छी अच्छी बातें दिखाइए और हम उनका नेगेटिव पॉइंट भी देखते हैं। जैसे आजकल विराट कोहली आउट ऑफ स्टंप की बॉलों पे आउट हो रहा है ना, तो यार ये तो गड़बड़ हो गई, आउट हो गया। तो हम एक तरीका अपना सकते हैं, यार एक काम करते हैं, एक्सपेंशन ऐसे कर लेंगे, कंप्रेशन देखते हैं किसी और रास्ते से आ जाएंगे, किसी और रास्ते को चुन लेंगे लौट के आने के लिए, है ना। तो अभी हमें ये समझ में आ गया, प्रोस और कॉन्स तो समझ में आ गया ना। चलिए अब एक साइक्लिक प्रोसेस लेते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। चल भाई साइक्लिक प्रोसेस आ जा, बॉलिंग कर दूं या बैटिंग, जो भी जानते हैं। अभी हमने टीम बनाएंगे, अभी तो परफॉर्मेंस देख रहे हैं सबकी, इसलिए सब पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा के दिखा रहा हूं। तो अभी तो हम ये कह रहे हैं, चल तूने दिखा दिया, अब तू साइड में बैठ जा, बाद में डिसाइड करेंगे कि तू टीम में रखने लायक है कि नहीं, या ये मतलब टीम में रखेंगे कि नहीं रखेंगे तुझे। अब साइक्लिक प्रोसेस वो होती है जिसमें एक्सपेंशन और कंप्रेशन दोनों ही होंगे, दोनों, तभी वो साइक्लिक प्रोसेस है। अभी बताई थी साइक्लिक प्रोसेस, आज ही पढ़ाई है, यूं जाना और यूं लौट जाना, लौट के। इसमें यदि आइडियल गैस भरी हुई है तो मजे आ गए, डेल्टा टी 0 डेल्टा यू 0, इसमें भी डेल्टा यू 0। तो हमें एक और चीज पता चल गई कि इसमें भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी शून्य होगा। तो जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहां इस्तेमाल करेंगे तो डेल्टा क्यू इक्वल टू ये 0, ये वर्क डन। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हमें यहां दिमाग में रख लेना है कि डेल्टा क्यू इक्वल टू डब्ल्यू। लेकिन ध्यान रखना ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन था, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन था, ये दोनों है, ये साइक्लिक प्रोसेस है, तो ये एक्सपेंशन कंप्रेशन दोनों है। तो हमें यहां एक चीज खूबी मिली, जब कोई पिस्टन आइडियल गैस को लेकर किया जाएगा, सुनिए आइडियल गैस लेनी पड़ेगी, तो इसका मतलब जितनी वो नेट हीट लेगा इस पूरे प्रोसीजर में उतना नेट वर्क डन कर देगा। लेकिन ध्यान रखना ये डब्ल्यू केवल इधर वाला नहीं है, ये डब्ल्यू सिर्फ इधर वाला नहीं है, ये नेट वर्क डन है। तो इसका मतलब साइक्लिक प्रोसेस में मजा आ जाएगा यदि हम आइडियल गैस यूज कर ले तो क्योंकि उससे ये होगा ना, तभी तो ये 0 होगा।
तो जितनी भी हीट दोगे वो वर्क में जाएगी, इंटरनल एनर्जी में कुछ जाएगी नहीं। तो हमें ये समझ में आ गया, इसलिए जितने भी पिस्टन, इस बात को नोट कर लेना, जितने भी पिस्टन बनते हैं थ्योरेटिकल उन सब में, इंजन जो बनते हैं इंजन सब में आइडियल गैस भरी जाती है, सिर्फ इस एडवांटेज के लिए। उससे ये होगा जो भी हीट दोगे जीएसटी वीएसटी नहीं कटेगी, वर्क के रूप में सामने आ जाएगा। अच्छा ये नेट हीट, फिर से बोल रहा हूं, ये नेट हीट क्या चीज है? इस दौरान कुछ हीट अंदर घुसी होगी, हो सकता है कुछ निकली भी हो, तो साइन कन्वेंशन के साथ ले लेंगे जितनी भी नेट हुई होगी। नेट वर्क डन दोनों ही हुए होंगे, एक्सपेंशन भी हुआ है, कंप्रेशन, तो उसको प्लस और माइनस के साथ देख लेंगे क्या आ रहा है साइन कन्वेंशन के साथ। अब आते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। हाँ भाई एडियाबैटिक प्रोसेस, बॉलिंग कर भाई, एडियाबैटिक प्रोसेस, चल भाई बॉलिंग बैटिंग जो भी है, चल तेरी परफॉर्मेंस देखते हैं। अब एडियाबैटिक प्रोसेस वो होती है जिसमें सिस्टम में हीट दी ही नहीं जाएगी, जा ही नहीं सकती, सिस्टम की हीट कांस्टेंट रहती है। सिस्टम की हीट जब कांस्टेंट रहेगी तो डेल्टा क्यू भाई साहब जीरो। यानी अब जब मैं यहाँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हम सबकी एबिलिटी देख रहे हैं ना, आइसोथर्मल की देख ली, साइक्लिक की देख ली, कहीं से सबसे कुछ ना कुछ मिल रहा है, ठीक है। साइक्लिक से हमें ये मिला आइडियल गैस यूज करनी चाहिए। अब आते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट दी नहीं जाएगी, ठीक है, क्योंकि आइडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब ही यही है। तो अब जब मैं यहाँ थर्मोडायनेमिक्स यूज करूंगा कि डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो ये भाई साहब तो जीरो हो गए। अब प्लीज समझना, यानी डेल्टा यू कितना आ गया, माइनस डब्ल्यू, यानी इंटरनल एनर्जी वर्क का नेगेटिव चलती रहेगी। अब चीजें ऐसे कम समझ में आती है, मैं चलिए मैथमेटिकल समझाता हूं। सोचो ये पिस्टन है और ये एडियाबैटिक वॉल्स हैं, क्योंकि यानी कहीं से भी हीट एंटर नहीं करेगी, गैस भरी हुई है ना। ये मैंने सारी दीवारें लॉक कर दी, तभी तो एडियाबैटिक हो पाएगी प्रोसेस, ना हीट अंदर घुसेगी ना निकलेगी। अब एडियाबैटिक में डेल्टा क्यू जीरो, तो डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू बच रहा है, तो डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू हो गया। अब इसको यहां हिट करने के लिए एक मैथमेटिक्स देता हूं, देखिए, यदि वर्क डन सिस्टम, मतलब सिस्टम को हम एक्सपेंशन करा दे तो ये वर्क डन बाई सिस्टम होगा। यानी इफ W इक्वल टू प्लस 10 जूल है, तो इसका मतलब यू, डेल्टा यू कितना आएगा ये बताओ। यदि W प्लस 10 जूल है तो डेल्टा यू माइनस प्लस 10 जूल माइनस 10 जूल। तो इसका मतलब समझ रहे हो आप, यदि सिस्टम वर्क करेगा, क्योंकि ये प्लस 10 जूल है, नजर यहां पे ले आना, यदि प्लस होता है वर्क को भूल रहे हो तो वर्क डन बाई सिस्टम है या एक्सपेंशन है, ठीक है। यदि सिस्टम वर्क करेगा तो इंटरनल एनर्जी नेगेटिव आएगी, इंटरनल नहीं, डेल्टा यू नेगेटिव आएगी, उतनी नेगेटिव आएगी, यानी वर्क हो तो जाएगा, डेल्टा यू नेगेटिव आएगा। अच्छा डेल्टा यू यदि नेगेटिव आए तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ यू घट गया, यानी वर्क तो हो जाएगा लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। वर्क तो हो जाएगा लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी होगा। ये वही वाला एग्जांपल हुआ जो मैंने बॉडी पे बताया था कि यदि ऋतुराज खा खा के मोटे हो गए तो खाना बंद किया उन्होंने और ट्रेडमिल पे दौड़ना चालू कर दिया था, है ना। खाना बंद किया तो देखो खाना तो यहां भी बंद हो गया, तो और क्या करना चालू कर दिया, ट्रेडमिल पे दौड़ना, तो ये माइनस 50 जूल, यानी वर्क तो किया सबने लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी घटने लगी, इंजन में दम खराब, इंजन में मतलब इंटरनल एनर्जी कम होने लग जाएगी, तो वर्क तो होगा लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। और एक और चीज, जब किसी का यू घटता है, आइडियल गैस भरते हुए हैं, यू घटेगा तो टेम्परेचर घटा ही होगा। लो आज आपके पास प्रूफ भी आ गया, जो मैं बार बार कल रटा रहा था कि जब गैस एक्सपेंड होती है, तो मैं कहता था ना जब गैस एक्सपेंड होती है तो ठंडी हो जाती है, गैस एक्सपेंड होती है तो ठंडी हो जाती है। उसका रीजन आपके सामने है, थोड़ा थोड़ा पता तो चलने लगा, क्योंकि जब गैस एक्सपेंड होती है तो सिस्टम वर्क करता है, तो कहीं ना कहीं से वो इंटरनल एनर्जी को खींचने की कोशिश कर लेता है। हालांकि ये थंब रूल नहीं है कि एक्सपेंड है ना, लेकिन फिर भी आपको एक दिमाग में तो है ना, जब गैस खुद से एक्सपेंड होती है खुद से तो वो ठंडी होगी। अच्छा ऐसे ही मान लो इफ वर्क डन माइनस 10 जूल है,
अब पहले तो -10 जूल का क्या मतलब है, सिस्टम पे वर्क किया गया है, यानी कंप्रेस किया गया है, उसे कंप्रेस किया गया है, पिस्टन को दबाया गया है। तो जब W माइनस होगा तो डेल्टा U कितना होगा बोलो, -10 जूल, ये माइनस ये। अब इसका क्या मतलब निकल रहा है, इसका मतलब U बढ़ गया, डेल्टा U पॉजिटिव आ रहा है तो डेल्टा U बढ़ गया, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ गया। लो, यानी यदि वर्क डन ऑन सिस्टम करोगे, पिस्टन को दबाओगे, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यहां पे भी वो एविडेंस आ गया कि कंप्रेस करने का मतलब टेम्परेचर बढ़ना होता है। रटाया भी था, कंप्रेसर, फ्रिज में जो कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर कंप्रेस करता है गैस को, इसलिए वो गर्म होता है वो, क्योंकि कंप्रेस गैस होती है उसमें। जल्दी बोलिए, ये समझ में आ गया नहीं आ गया? मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे अभी 2 चीज और बतानी है। एक तो थोड़ा लंबा है, ये हमने सबसे बैटिंग बॉलिंग करा के देख ली, फिर टीम बनाएंगे कि किसमें क्या एडवांटेज मिल रहा है। और एक है, मान लो आइसोकोरिक प्रोसेस, हो। भाई तू भी अपने परफॉर्मेंस दिखा, देखेंगे किसको कहां यूज करना है ना। आइसोकोरिक प्रोसेस में बताना वर्क डन, मैं आपसे जानना चाहता हूं कितना होगा, बताओ वर्क डन कितना होगा, जल्दी से बताओ। आइसोकोरिक प्रोसेस में याद है नहीं याद, किसी को नहीं याद, इतनी देर थोड़ी लगती। आइसोकोरिक प्रोसेस वो होती है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो डीवी 0 होगा, डीवी 0 होगा, स्वानी का हो गया, तो वर्क डन जो पीडीवी था तो ये 0, यानी आइसोकोरिक प्रोसेस में कोई वर्क डन नहीं होता, न्यूमेरिकल में यूज होता है ये जनरली। वर्क डन हो गया 0 किसमें, आइसोकोरिक प्रोसेस में। तो बताना जो भी हीट एनर्जी दोगे वर्क कर नहीं रहा, तो इसका मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज करें तो जो भी डेल्टा क्यू होगा वो सिर्फ डेल्टा यू में जाएगा, वर्क डन तो ये है 0। तो जो भी हीट एनर्जी जाएगी वो डेल्टा यू में जाएगी, लेकिन कब, जब सिस्टम में एक्सपेंशन कंप्रेशन कुछ नहीं हो रहे, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब आइए, ये मैं मिटा देता हूं इस चैप्टर का पहला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंपॉर्टेंट तो ये सब भी है। अब इंजीनियर क्या करते हैं ना, ये जो मैंने पढ़ा है इनमें से बेस्ट ऑप्शन चुन के एक अच्छा हीट इंजन डिजाइन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए ओके, चलिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और आज का लास्ट टॉपिक, सीरियसली लास्ट टॉपिक है, ठीक है। और इसमें पता, हाँ टॉपिक है, इस पे लगा लेना 4 स्टार, इतना इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, रिलेशन बिटवीन, ये प्रूफ करने को भी आ जाता है, प्रूफ कराने को। सीपी और सीवी, सीपी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, सीवी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चलिए बहुत आसान है, थोड़ा सा लंबा है, समझिए। मैंने रामलाल और श्यामलाल 2 बंदे लिए अपने एक एक्सपेरिमेंट के लिए, रामलाल श्यामलाल इधर आओ, ठीक है। रामलाल श्यामलाल 2 बंदे लिए, इन दोनों को एक जैसी गैस दी पिस्टन में, एक जैसी, यानी एन मोल आइडियल गैस, एन मोल आइडियल गैस। इसको भी वही पिस्टन दिया है ना, वही छोटे छोटे बड़े बन जाए तो अपना दिल बड़ा रखना है ना, ये कि वही है, ये भी एन मोल और आइडियल गैस दी, एन मोल आइडियल गैस, ठीक है। दोनों के जैसे बर्नर दिए, मतलब एक जैसे बर्नर पे रख दिया कि एक जैसा बर्नर, ये नहीं कि किसी की फ्लेम तेज है किसी की डाउन है, दोनों को एक जैसे फ्लेम, मतलब एक जैसे फ्लेम मिलेंगे। और दोनों से कहा तुमको गैस गरम करनी, गैस गरम करनी है ना, तुझे भी तुझे भी। फिर एक और चीज सेम, अभी तक सब चीजें सेम चल रही है, तुझे भी इसका टेम्परेचर T से T प्लस dt करना है टेम्परेचर, मतलब T टेम्परेचर तो इसका है ही है, तुझे T प्लस dt करना है, और तुझे भी T टेम्परेचर से T प्लस dt करना है, यानी दोनों को राइज इन टेम्परेचर भी सेम है दोनों के लिए। जैसे ये सपोज करो ये 25 है और ये 25 प्लस 5 यानी 30 डिग्री, यानी इसे भी 5, तो बताना dt कितना हुआ, 5 डिग्री सेल्सियस। ये 25 था टेम्परेचर गैस का और 30 करना है, यानी dt, मैंने वैसी न्यूमेरिकल वैल्यू डाल दी है, यानी दोनों को 5-5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है। तो एक जैसे बर्तन दे दिए, अंदर एक जैसे चावल दे दिए, चावल का मतलब आइडियल गैस मानना है ना, बर्तन एक जैसी, गैस एक सी, सब कुछ एक जैसा दिया है, और कहा
कि जैसे ही तुम्हारा टेम्परेचर 25 से 30 हो जाए अपने अपने बर्नर बंद कर देना। जैसे ही टेम्परेचर 25 से 30 हो जाए अपने अपने बर्नर बंद कर देना। तो अभी तक के सिनारियो में दोनों को एक जैसी हीट देनी पड़ेगी और एक साथ बर्नर बंद हो जाएंगे। लेकिन मैंने इसको ये दे दिया, रामलाल तुझे काम करना है लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है। तुझे ये चावल गर्म करनी है या ये गैस गर्म करनी है, ये जो आइडल गैस, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, यानी वॉल्यूम ना घटाना ना बढ़ना देना। यानी इसने ने क्या किया, पिस्टन जो ऊपर नीचे होता इसने पिस्टन को लॉक कर दिया। मैंने पिस्टन के किनारे ना लॉक कर दिए, यानी अब ये पिस्टन ऊपर नीचे नहीं होगा। बाकी सारी चीजें मैंने सिचुएशन सेम दी इन दोनों को, सारी चीजें सेम दी इनको, लेकिन एक चीज अलग करके दे रहा हूं कि तुझे कांस्टेंट वॉल्यूम मिलेगा, पिस्टन ऊपर नीचे करने को नहीं मिलेगा, और तुझे पिस्टन ऊपर नीचे करने को मिलेगा लेकिन प्रेशर तुझे कांस्टेंट रखना है। मतलब उतना ऊपर नीचे कर सकता है, यदि तुझे प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए पिस्टन ऊपर नीचे करना पड़े तो कर ले, लेकिन प्रेशर तुझे कांस्टेंट रखना है, तुझे वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है। तो पहले तो दोनों के टास्क समझिए, एक जैसे बर्तन दिए, एक जैसी फ्लेम दी, एक जैसी गैस दी, एक जैसा एन मोल आइडियल गैस दी, एक जैसा ही टेम्परेचर बढ़ाना है दोनों को 25 से 30, 25 से 30, लेकिन तेरे वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, तुझे प्रेशर कांस्टेंट रखना है। तो अब देखिए क्या आप बता सकते हो, चलो मैं आपकी मदद करता हूं, मैं हिंट दे रहा हूं। इसका मतलब इसमें क्योंकि डी, बताइए इसमें डीवी कितना है, 0, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो डी, अच्छा हाँ, ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, ये हम ऐसे यूज करते हैं, इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो। इसकी डिफरेंशियल फॉर्म होती है डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। यदि मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हो जाएगी, चेंज इन स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हो जाएगा। और डी क्यू इक्वल टू डी यू, और डी डब्ल्यू तो सबको पता है पीडीवी होता है, पीडीवी होता है डी डब्ल्यू। ठीक, अब सुनिए, अब मुझे बताइए, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डीवी कितना हुआ, 0। तो मुझे बताइए स्मॉल वर्क डन जो पीडीवी था वो 0 आएगा। मैं अपनी तरफ से हिंट भी दे रहा हूं, इसका मतलब इसमें जो भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाई है, ये वाली, ये लगाऊं या ये ऊपर वाली लगा देता हूं, चलो ऊपर वाली लगा रहा हूं ये। तो इसका मतलब मैंने इसमें जो भी हीट एनर्जी दी, जो भी हीट एनर्जी दूंगा वो डी प्लस 0, यानी ये वाला पोर्शन तो 0 हो गया, वर्क डन तो करेगा नहीं। तो जो भी अभी ताजा फर्स्ट लॉ पढ़ के आए हो, तो जो भी हीट एनर्जी दूंगा वो वर्क डन में जाएगा, जो भी हीट एनर्जी दूंगा, सॉरी गलत बोल गया, जो भी हीट एनर्जी दूंगा वो इंटरनल एनर्जी में जाएगा। ठीक है, यानी जो भी आप हीट दोगे वो आइडियल गैस में इंटरनल एनर्जी में जाएगी, प्योर टेम्परेचर बढ़ाने में जाएगी, कुछ और कर ही नहीं रही, सारी एनर्जी इसी में जा रही है टेम्परेचर बढ़ाने में। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां इस हीट को 2 चीजों से लड़ना है। हम हीट इसे दे तो रहे होंगे, बर्नर हीट दे तो रहा होगा, इसमें जो हीट घुसी उसको केवल एक ही काम करना है, उसको सिर्फ एक ही जिम्मेदारी मिली कि जहां टेम्परेचर बढ़ा ले। लेकिन यहां पर क्या होगा, जब हीट एनर्जी देंगे, पिस्टन लॉक तो है नहीं, पिस्टन आगे भी बढ़ेगा थोड़ा, और हम जानते हैं जब गैस थोड़ा सा भी एक्सपेंड होती है तो थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो जाता है। सुनना, मैं इसे हीट दूंगा, ये एक्सपेंशन होगा, प्रेशर बढ़ेगा ना, प्रेशर बढ़ेगा तो वो पिस्टन को ऊपर उठा देगा, फिर प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। अब जब गैस एक्सपेंड होती है तो वो ठंडी भी होती है, तो यहां दिक्कत ये हो रही है, श्यामलाल को 2 लड़ाई लड़नी पड़ रही है। उसके द्वारा दी गई हीट पूरी तरीके से इंटरनल एनर्जी में नहीं जा रही, उसके द्वारा दी गई हीट पूरी तरीके से इंटरनल एनर्जी में नहीं जा रही, थोड़ी थोड़ी एक्सपेंशन भी हो रही है। तो एक बार बताइए, किसमें ज्यादा फास्ट रेट से इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, ये बता दीजिए पहले, किसमें ज्यादा फास्ट रेट से इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। मैंने हिंट दे दी, किसमें फास्ट रेट से इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, रामलाल वाले में या श्यामलाल वाले में। ए और बी लिख सकते हो, ए और बी, लंबा टाइप नहीं करना चाह रहे तो। मैंने क्या पूछा, मैं खुद ही भूल गया, मैंने ये पूछा था ना शायद, हाँ बिल्कुल ठीक, ए वाले में मैंने ये पूछा था कि किस केस में ज्यादा फास्ट रेट से इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। इस केस में बढ़ेगी क्योंकि इसमें हीट एनर्जी का पूरा ध्यान, पूरा का पूरा फोकस इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में। अब यहां जो हीट एनर्जी आप दोगे, अब यहां इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में भी जाएगी और कुछ वर्क भी हो रहा है,
तो जो भी हीट एनर्जी दे रहे हैं वर्क, या यूं कहिए जब वर्क करेगा तो थोड़ा ठंडा भी होगा, तो इसकी मेहनत ज्यादा है ना। तो अब आप बताइए, एक और ज्यादा हीट, और शर्त यह थी कि जिसका डीटी टेम्परेचर हो जाए 25 से 30 हो जाए वो अपना बर्नर बंद कर देना, जिसका 25 से 30 हो जाए उसको बर्नर बंद कर देना। तो पहले बर्नर किसका बंद होगा, पहले किसका बर्नर बंद होगा ये बताइए, ए का या बी का? पहले किसका बर्नर बंद हो जाएगा, ए का। ए जल्दी अचीव कर लेगा क्योंकि उसके द्वारा दी गई हीट एनर्जी प्योर इंटरनल एनर्जी बढ़ा रही है, नहीं टेम्परेचर बढ़ा रही है। यहां तो उसे दो चीजों से लड़ना पड़ रहा है, तो इसका मतलब इसको ज्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी तब जाके, क्योंकि इसका बर्नर तो बंद हो गया लेकिन इसका अभी ऑन है, क्योंकि ये कह रहा है यार अभी मेरा टेम्परेचर नहीं बढ़ा, इसका तो बर्नर अभी ऑन है। यदि इसका बर्नर 10 सेकंड चला तो इसका बर्नर हो सकता है 15 सेकंड चले, जिसका बर्नर ज्यादा देर चला उसने ज्यादा हीट एनर्जी दी। तो इसको डीक्यू नहीं देनी पड़ेगी, इसको डीक्यू डैश देनी पड़ेगी, क्योंकि यदि मैं डीक्यू डीक्यू लिखता हूं तो ये बेईमानी हो जाएगी, ये फील आएगा कि इसको जितनी हीट एनर्जी देनी पड़ी इसको भी उतनी देनी पड़ी। ये डैश समझ में आ गया। फिर डी यू डैश, अब डी डब्ल्यू पे डैश लगाने की जरूरत है नहीं क्योंकि अभिषेक 1 है ही नहीं, डी डब्ल्यू 1 है ही नहीं, ये डैश समझ में आ गए होंगे। इसको ज्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, इस बंदे को ज्यादा देनी पड़ेगी। तो अब देखिए आपका सी का फॉर्मूला होता है डी क्यू अपॉन एन डी टी, सी का फॉर्मूला होता है डी क्यू अपॉन एन डी टी, सी का फॉर्मूला होता है डी क्यू अपॉन एन डी टी। अब यहां पर कांस्टेंट वॉल्यूम है ना यहां पर, तो डी क्यू क्या चीज, जो भी आपने हीट अंदर घुसाई, एन मोल, और डी टी टेम्परेचर बढ़ाया है, ये सीपी है क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे काम कर रहे हैं। यहां डी क्यू डैश। अब मुझे पहले तो यहीं से आइडिया बताइए, दोनों के एन एक जैसे, नंबर ऑफ मोल्स, दोनों ने एक जैसा टेम्परेचर बढ़ाया, लेकिन इसको ज्यादा हीट घुसानी पड़ी तब इसको सफलता मिली। इसका डीक्यू डैश ज्यादा है, इसका ज्यादा है क्योंकि इसे बहुत देर तक बर्नर ऑन रखना पड़ेगा, जिसने ज्यादा देर बर्नर ऑन किया इसका तो उसे हीट ज्यादा सप्लाई करनी पड़ी। तो सीपी बढ़ा या सीबी बढ़ा, मतलब ये ट्रू है या ये ट्रू है, आइडिया तो यहीं से जनरेट हो जाना चाहिए। सीपी बढ़ा या सीबी बढ़ा, पहला दूसरा। सीपी बड़ा हुआ क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के एक से है, पर इसकी ना गैस ज्यादा खर्च होगी, इसकी गैस ज्यादा खर्च होगी, इसको हीट ज्यादा देनी पड़ी। चलिए तो यहां से डीक्यू का फॉर्मूला क्या आ गया, डीक्यू का एन सीवी डीटी, डीक्यू इसको इधर ले जाइए, और यहां से डीक्यू डैश का फॉर्मूला क्या आया, एन सीपी डीटी। ठीक है, तो मैं डीक्यू की जगह क्या रख दूं, यहां डीक्यू डी यू, तो डीक्यू की जगह रख देता हूं एन सीवी डीटी इक्वल टू डी यू। ऐसे में डी क्यू डैश की जगह रख दूंगा ये, लेकिन अब मेरी अगली लाइन समझना, मैंने इसकी जगह पी डीवी लिख दिया, लेकिन ये तो समझ जाएगा बच्चा डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डब्ल्यू, पी डीवी, डी क्यू डैश इक्वल टू डी क्यू डैश, लेकिन मैंने यहां इसको डैश हटा दिया, वही डी यू लिखा रहने दिया। ये क्या बात हुई सर आपकी, मतलब ऋतुराज सर ये क्लेम कर रहे हैं कि ये डी यू ये डी यू बराबर है, ऐसा क्या देख लिया सर ने कि ये क्लेम करने लगे कि ये और ये बराबर है। सोच के देखो, यानी ये डैश तो वैसे ही लगा दिया था, होंगे तो ये बराबर। सोच सको तो सोचो, मैं तीसरी मीटिंग लेनी पड़ जाएगी यदि ये चला गया तो, क्योंकि ये पूरा कराना और एक झंडू सा सवाल कराना है। ये डैश क्यों उठा दिया, रीजन सेम है, क्योंकि दोनों में डीटी सेम है, दोनों में टेम्परेचर तो सेम बढ़ा है ना, और दोनों में आइडियल गैस है। तो ये जो मिट गया है, याद करो, आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी इज प्योरली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जब दोनों के टेम्परेचर एक जैसे ही चेंज हुए हैं और दोनों में ही आइडियल गैस है, दोनों में ही एक जैसे टेम्परेचर चेंज हुए हैं, तो फिर दोनों की ही चेंज इन इंटरनल एनर्जी एक सी होगी कि नहीं। क्या ये समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि इसमें बस यही समझने वाली बात है और कुछ है ही नहीं। इस पूरे डेरिवेशन में समझने वाली बात मेनली यही थी कि दोनों में आइडियल गैस है, दोनों में एन मोल है, दोनों में टेम्परेचर एक जैसा बढ़ाया है, तो अलग अलग क्यों होंगी। तो अब आ जाइए, बस हो गया काम। तो डी क्यू डैश की वैल्यू कितनी है, डी क्यू डैश की ये रही एन सीपी डी टी, डी यू की वैल्यू कितनी है एन सीवी डी टी, है ना। डी यू की वैल्यू यहां से उठा दी, देखो ये वाली। और पीडीवी की वैल्यू एन आर डी टी,
अब आप कहोगे डी क्यू डैश सर आपने यहां रख दिया, ठीक है, डी यू यहां से उठा लिया, पीडीवी एनआरटी कैसे हो गया? तो देखो पीवी बराबर एनआरटी होता है, आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी बराबर एनआरटी। दोनों ओर का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, दोनों ओर का डिफरेंशिएशन कर दिया। राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएशन एन का नहीं होगा, आर का नहीं होगा, सिर्फ पी का होगा, क्योंकि एन आर तो कांस्टेंट है। एल एन का नहीं हुआ, आर का नहीं हुआ, केवल टी का हुआ। एल एच इसमें पी का नहीं होगा डिफरेंशिएशन, सिर्फ वी का होगा। पी का क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप पी इक्वल टू कांस्टेंट वाले दायरे में कर रहे हो। ये श्यामलाल की इक्वेशन है, श्यामलाल की इक्वेशन है, श्यामलाल का तो पी कांस्टेंट है ना। तो पी डीवी इक्वल टू एनआरडीटी हो गया, पी डीवी इक्वल टू एनआरडीटी। तो देखो एन डीटी एन डीटी एन डीटी सब में है, कट जाएंगे, यहां बचेगा सीपी, यहां बचेगा सीवी, यहां बचेगा आर, सीपी सीवी आर। तो सीपी इससे भी दिख गया, देखो इससे भी दिख गया कि सीपी की वैल्यू सीवी से बड़ी है, क्योंकि सीपी की वैल्यू सीवी में कुछ जोड़ के आ रही है। तो सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। इसको मेयर्स फॉर्मूला भी बोलते हैं, मेयर्स या मेयर रिलेशन, ठीक है। तो एक छोटा सा है, मीटिंग जाने वाली है, फटाफट, बहुत फटाफट, बहुत सस्ता सवाल है, धब्बा है ये, मैं चलो ज्यादा परेशान नहीं कर रहा, एक सवाल है फिर छोड़ दूंगा, तीसरी मीटिंग आनी भी नहीं पड़ेगी, शायद ये मीटिंग जो जाने वाली है ना इतने में ही काम हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन है, फटाक से जवाब देना। एक्सरसाइज का 12.8 है, एक्सरसाइज का 12.8, एक इलेक्ट्रिक हीटर है, सप्लाइज हीट टू अ सिस्टम एट अ रेट ऑफ 100 वॉट, है ना। सिस्टम को 100 वॉट हीट दे रहा है, 100 वॉट 100 जूल पर सेकंड, 100 जूल पर सेकंड से हीट दे रहा है। इफ सिस्टम परफॉर्म वर्क एट अ रेट ऑफ 75 जूल पर सेकंड, सिस्टम 75 जूल से पर सेकंड से काम कर रहा है, तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरनल एनर्जी इंक्रीजिंग? बताओ बताओ बताओ, अपने तरीके से बताओ। पहले 100 जूल पर सेकंड हम दे रहे हैं, उसमें से उसने 75 जूल पर सेकंड काम कर रहा है, तो इंटरनल एनर्जी किस रेट से बढ़ रही होगी? ए मेरे भगवान, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होता है ना। वो ये कह रहा है कि मैं ये प्लस 100 जूल दे रहे हैं, तो इसलिए प्लस 100 जूल दे रहे हैं, डेल्टा यू पता नहीं, डब्ल्यू सिस्टम वर्क परफॉर्म कर रहा है, तो प्लस 75 के रेट से कर रहा है, तो डेल्टा यू प्लस 25 आ गया, नहीं आ गया? एक कंजड़ो, सहने दो तुम लोग। गुड नाइट, परसों मिलते हैं, पढ़ के आइएगा।